तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ एसईओ। वाइट हैट के बारे में समझेंगे। वाइट हैट एसईओ uses tools that and means to get better search engine page rank for a website. These methods do not go against the guideline provided by search engine, primarily Google. क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द सर्चेज जो वर्ल्ड वाइड कमिट होती हैं वो सबसे ज़्यादा गूगल पर होती हैं. सम टेक्निक्स, HTML ऑप्टिमाइजेशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग, लिंक बिल्डिंग कैंपेन्स एंड हैंड्स ऑन रिसर्च एंड आउटरीच. अब देखिए, रीस्ट्रक्चरिंग या फिर हम लोग जो HTML में ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं, जब भी आप कोई वेबसाइट बनाओगे तो उसमें हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है. जैसे ये एक बेसिक सा पेज हम लोगों ने लाइव किया हुआ है. जब आप किसी वेबसाइट को बनाते हैं तो उसमें दो मेन चीज़ें होती हैं. वन इज़ HTML जो कि है फाउंडेशन ऑफ वेबसाइट डिज़ाइनिंग, एंड सेकंड इज़ CSS जिसकी हेल्प से हम लोग उसका लुक एंड फील डिसाइड करते हैं. ठीक है. CSS मीन्स कैस्केडिंग स्टाइल शीट, यानी कि अगर हम लोग माउस ओवर पर यहाँ देख रहे हैं कुछ लिंक का कलर चेंज हो रहा है, या फिर ये जो टेक्स्ट का फॉन्ट साइज़ या फिर इसका कलर या फॉन्ट फैमिली, ये सब चीज़ें CSS के थ्रू डिसाइड होती हैं. अब देखो, फ्रंट एंड में अगर हम लोग देखें तो एक वेबसाइट है, लेकिन अगर आप बैक एंड में आओगे तो सो मेनी थिंग्स यहाँ पर मेंशन है. अब जैसे कि अगर आप कोड में ध्यान से देखोगे तो एक यहाँ पर मेटा एड ऑन है, कैरेक्टर सेट UTF-8. ठीक है. UTF-8 बेसिकली वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर इंग्लिश US या फिर UK का इस्तेमाल होता है. अगर आप इस HTML की लैंग्वेज देखोगे डिफ़ॉल्ट तो क्या है, इंग्लिश. ठीक है. दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है यहाँ पर, व्यू पोर्ट. मैंने आपको इसका रोल बताया था कि अगर ये है तो आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी. कुछ और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उसके ऊपर बारे में बात करेंगे. जैसे कि CSS जो भी हमने यहाँ पर लिखा होगा वो इस तरह से होना चाहिए. इसको हम बोलते हैं मिनीफाइड वर्जन. मिन यहाँ पर मेंशन होना चाहिए. मिन मीन्स मिनीफाइड, यानी कि मशीन रीडेबल. ह्यूमन रीडेबल नहीं होना चाहिए आपका कोड, क्योंकि अगर आप ह्यूमन रीडेबल कोड लिखोगे तो उस केस में क्या होगा, आपका लोडिंग टाइम जो होगा वेबसाइट का वो इंक्रीज़ हो जाता है. तो हमें कंप्रेस लिखना होता है कोड अपना. जैसे यहाँ पर आप देखोगे जितना भी फॉन्ट वगैरह सब कंप्रेस मोड में लिखा हुआ है. और किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, पेज का नेम, पेज का टाइटल. जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर माउस लेके आते हैं तो इसका टाइटल रिवील हो जाएगा. क्या लिखा है, बेस्ट एनिमेशन इंस्टीट्यूट इन दिल्ली. ठीक है. तो देखो क्या है कि जब भी कोई टाइटल हम लोग प्लान करते हैं किसी वेबसाइट के लिए, तो टाइटल की लेंथ 60 कैरेक्टर इंक्लूडिंग वाइट स्पेस होनी चाहिए. इससे अगर आप बियॉन्ड जाओगे तो क्या होता है, यहाँ पर ना ट्रिपल डॉट बन जाते हैं. जैसे कि flipkart.com, पॉइंटर लेकर आइए तो ग्रॉसरी कॉमा ट्रिपल डॉट लिखा आ रहा है ना. यानी कि आपका जो टाइटल है जो डिसाइडेड लिमिटर्स से काफ़ी एक्सीड कर रहे हैं. ठीक है. अमेज़ॉन पर आएंगे, अगेन आप यहाँ देखोगे तो इसमें भी आपको ट्रिपल डॉट्स देखने के लिए मिलेगा टाइटल के अंदर. अब ये लोग तो फॉलो नहीं कर रहे, तो हमें क्यों करना पड़ेगा. बात ये आता है, देखो भाई, अगर आप कोई वेबसाइट न्यू बना रहे हो तो मीन्स कि हमारी पॉपुलैरिटी उतनी नहीं है, वर्ड ऑफ माउथ उतना नहीं है ना. लेकिन फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन दो ऐसे यूनिकॉर्न है, जैसे कि हम बोलते हैं कि भाई अगर ऑनलाइन कुछ ढूंढना है, सर्च करना है तो गूगल, वैसे ही अगर मुझे ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट बाय करना है तो फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ॉन. तो जब आपकी मोनोपोली मार्केट में होती है तो आपको रूल्स फिर मानते नहीं है. ठीक है. लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो तब आपको गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि इनको एक अच्छा खासा टाइम हो चुका है मार्केट के अंदर और हम अपना प्रोडक्ट प्लान कर रहे हैं लॉन्च करने के लिए. हाँ, एक टाइम ऐसा आएगा जब आप अच्छा खासा पॉपुलैरिटी, नेम फेम गेन कर लो, फिर आप जो मर्जी करो. आपकी वेबसाइट अगर 1 मिनट में भी खुल रहा है, नो मैटर. बट ध्यान क्या रखने वाली बात है, नीड और स्पीड.
क्योंकि जब भी कोई मॉडल सक्सेसफुल होता है तो कोई ना कोई आपका कॉम्पिटिटर उसमें एंट्री ज़रूर लेगा उस सेगमेंट के अंदर, या तो उसका रॉ मटेरियल सिर्फ आप ही के पास है सीक्रेट इंग्रेडिएंट, और अगर किसी को पता है तो वो डेफिनेटली उस चीज़ में आएगा। जैसे कि आज की डेट में ऐसे न जाने कितने प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे बट वो सोर्स किए जा रहे हैं बाहर से। हमें ओरिजिन पता है क्या है, चाइना। आप चाइना जाइए, जो मर्जी बनवा के ले आइए। जैसे कि मैंने आपको एक बहुत बढ़िया उसके बताया था मग के बारे में, स्टैनले के नाम से एक मग आता है। ये तो सर कॉपी हो गई है। इवन जो अपनी जो टेक के जो जितने क्रिएटर्स हैं उनमें से एक कंपनी है लेयर्स ओवरलेज, तो इन्होंने अपनी जो वॉच स्टार्ट की थी, ये सारा मैन्युफैक्चरिंग इनका इंडिया का है, मतलब असेंबलिंग सॉरी। हाँ, बाकी जितना भी इनका पीसेस थे वो सब ये लोग चाइना से उठा के ला अभी जैसे आप देखो ना, एक टेक में जैसे टेक्निकल गुरुजी, रहे। ऐसी एक टैग बर्नर, उन्होंने बहुत तगड़ी रिसर्च की, उन्होंने एक वॉच बनाई अपनी। उनकी केस स्टडी अगर उठाओगे तो बहुत कुछ सीखने वाला है उसके अंदर। तो वहाँ पता चलता है जाके कि भाई चाइना में जितनी भी वॉचेस बन रही हैं तो मतलब वैल्यू तो कुछ है ही नहीं देखा जाए तो। और उन्होंने इतने तगड़े फीचर उसमें डलवाए हैं अपनी वॉच के अंदर, तो वो 6-7 हज़ार रुपये बेच रहे हैं, जो एप्पल में भी फीचर नहीं है एक्चुअल में। लेकिन सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ आता है, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे डिसाइड होती है, वो वहाँ समझ में आएगा आपको कि जो R&D में जाता है सारा, वहाँ से कॉस्ट बनती है। क्योंकि प्रोडक्ट नो डाउट वो 7,000 रुपये की घड़ी बेच रहे हैं मार्केट के अंदर, बट उसके पीछे उनके कई करोड़ रुपए खर्च हुए। आप वो पूरा वीडियो देखना एक बार टेक बर्नर के उसमें ना। तो जब उन्होंने चाइना को पूरा छान डाला वॉच के लिए, तो पता चला कि एप्पल की जो वॉच होती है स्मार्ट वॉच, आप उससे अपनी हार्ट मॉनिटरिंग वगैरह ये सारी चीज़ें चेक करते हो, वो रिलायबल नहीं होता। इवन अमेरिका में डॉक्टर्स खुद कहते हैं कि एप्पल वॉच पर भरोसा मत करो। हाँ, बाकी चीज़ों के लिए आपने टाइम देखना है। हाँ, टेक बर्नर, हाँ उसी की कंपनी है ओवरलेज। हाँ, उसने एक नया अपना स्टार्ट किया है। तो क्या है कि अमेरिका में तो क्लोथिंग कंपनी ओवरलेज उसकी बहुत सारी हैं उसकी, ले उसकी भी है स्किन की। उसने, हाँ करेक्ट, वही चीज़। तो ओवरलेज वो बेसिकली वहीं से स्टार्ट, मोबाइल का जो बैक बनाते हैं ना वो लोग, उस चीज़ के लिए। वॉच की कंपनी सबकी एनआर है। हाँ, तो फेस बेसिकली वही है हर एक चीज़ का, और वो रिव्यू बहुत अच्छा करता है बंदा, ठीक है। अब तो उसने क्या कहते हैं बीच में, वो टीआर चलाया था उसमें भी, हाँ एक दिन में 1 करोड़ की बेच दी गाड़ी। ऐसा कुछ। टीआर चलाया था किसके पीछे। तो स्टैनले एक ऐसा फ्लॉप प्रोडक्ट था स्टैनले कंपनी का, जो बेसिकली मार्केट में नहीं बिक रहा था। उन्होंने उसको बड़ा लिस्ट किया अच्छे से ऑनलाइन वगैरह, और ये एक्चुअल में इसका 17-18 हज़ार रुपये की कॉस्ट है। लेकिन इंडिया चाइना भाई सेम बना दो। आज की डेट में अगर आप संजय कपूर जो शेफ़ हैं, अगर आप उनकी ऑफिशियल साइट पर जाओगे वहाँ भी बिक रहा है। अब मुझे इसमें बताओ शेफ़ का इसमें क्या रोल है, लेकिन नेम को एनकैश किया जा रहा है कि भाई संजीव कपूर का लोगो लग गया तो भाई उसके पैसे जो वो 600-700 रुपये का है, या मैं कहता हूँ 100 रुपये का है, तो वो 2,500-3 हज़ार रुपये का बिक रहा है मस्त आराम से। हर कंपनी ने इसका डुप्लीकेसी बनाया और बेचना चालू कर दिया मार्केट में। यही कुछ हुआ था 2014 में MI के पावर बैंक के साथ। वो पावर बैंक का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, बड़ा ही प्रीमियम पावर बैंक था उनका। और उस टाइम पर एक कंपनी चलती थी मार्केट में, askmebazaar.com। askmebazaar.com वालों ने क्या किया, मतलब उनके यहाँ जो सेलर लिस्टेड हुए, सेम बिल्कुल डुप्लीकेट एकदम छाप दिया प्रोडक्ट, उसकी डिज़ाइनिंग, उसकी मोल्ड, एवरीथिंग, वेट भी सेम। लेकिन जब आप उसको प्रोडक्ट को डिलीवर कराने के बाद जब आप यूज़ करते थे तो पता चलता वो 1-2 बार तो चलता था, उसके बाद तो काम नहीं करता था। फिर लोग वारंटी क्लेम करने के लिए जाते थे MI के पास, और जब उसको खोलते थे तो उसमें से बैटरी की जगह पर क्ले निकलती थी। लो तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कई बार। तो आसमी बाज़ार के बंद होने के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न यही था। जब इंट्रोड्यूस हुए थे फर्स्ट ईयर इतना धमाकेदार चले थे ना, उन्होंने अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट सबकी सेल्स डाउन कर दी थी, क्योंकि फेस बहुत तगड़े यूज़ किए, जैसे कंगना रनौत, रणवीर कपूर, ठीक है। आसमी बाज़ार पहले सर्च इंजन में फेमस हुआ, जैसे फ्लिपकार्ट बुक्स में फेमस था। लेटर ऑन फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, खुद मैंने भी परचेजिंग की वहाँ से, बट लकीली मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। 10-10 हज़ार के प्रोडक्ट वहाँ पे 4-4 हज़ार रुपये में उन्होंने अपने जो उनका एडवर्टीजमेंट वाला पार्ट था ना, निकाल दिए, और वो स्टिल आज भी वर्किंग है।
आस में तो कोई रोल ही नहीं था, बहुत एक मीडियम था बेचने वाला, बनाने वाले मैन्युफैक्चरर तो कोई और थे। डुप्लीकेसी भी सस्ता था इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर, घड़ियाँ ले लो जो मर्जी ले लो भाई, सब कूड़ा सामान। और उसके ऊपर इतने केस हो गए इतने केस हो गए ना, बंद करनी पड़ गई कंपनी को। जैसे आप फोटोनिक्स का कह रहे थे सर, तो हाँ फोटोनिक्स जब मार्केट में आया था तो बहुत अच्छी चीज़ें दे रहा था हाँ। कम रेंज में। सो 7 इयर्स बैक मेरे पास एक पावर बैंक है, अभी भी है वो, एंड स्टिल वो इतना अच्छा वर्क करता है कि मेरा फ़ोन 2 बार चला था उससे। तो उस मतलब उस टाइम पे जो लिया था तो ऐसे ही रखा हुआ था 1 साल तक, अच्छा। नहीं यूज़ किया गया, बट इतना वो रिलायबल है कि अभी भी वर्किंग में है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। इम्पोर्टनिक्स ने इस वक्त काफ़ी अच्छा टेक के अगर उसमें देखोगे ना, स्टार्टिंग में भी बहुत अच्छा किया जब वो बहुत आए थे बढ़िया काम मार्केट कर में। रहे हैं। पहले क्या था ना, एक नाम पर ट्रस्ट नहीं होता लोगों को। अभी मैं खुद उसकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप बस ये मान के चलो कि नाम है फोटोनिक्स, लेकिन अंदर आप बड़े बड़े ब्रांड का उसका अंदर देख लो, JBL का आप उसमें पूरा फीचर देख लो, आपको उस बड़े बड़े ब्रांड के आपको फीचर मिल जाएंगे। नाम कैसे, नाम ही तो बेच रहे हैं लोग। ऑडियो भी नहीं जा सकते सर। नहीं, अगर आप उसकी उसमें देखोगे ना क्वालिटी में, जो बिल्ड क्वालिटी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें वो है। JBL का अपना एक अलग है। अब जैसे अमन का अगर आपने देखा होगा, जो बेसिकली वहीं से निकल के आए हैं JBL कंपनी से, तो उन्होंने एक जिद में वो कंपनी स्टार्ट की थी बोट। जब उनका आप इंटरव्यू देखोगे ना उठा के, बट इन्होंने कहा था ना कि हम लोग JBL के बराबर देंगे, वो बल्कि नहीं इवन है, वन प्लस के बराबर भी नहीं चीज़ें दे रहे हैं। नहीं है। बट हाँ, जिसको धूम धमाका सुनना है, ठीक है। हाँ वो बट चीज़ है। अफोर्डेबल बना दिया चीज़ों को। देखो पता है कि जब आप मार्केट को ना ब्रेक करते हो, तो जो बड़े बड़े यूनिकॉर्न है ना, उनको भी कहीं नीचे आना पड़ता है। अब मैं खुद JBL लवर हूँ, मेरे पास उसका पार्टी बॉक्स है जो 70-80 हज़ार रुपये का आता है, ठीक है। तो उन्होंने फिर उसके अंदर वेरिएंट निकाले, भाई इतना बड़ा अमाउंट का कोई नहीं खरीदता, तो उन्होंने 20 हज़ार के ब्रैकेट निकाला, 25 हज़ार के ब्रैकेट निकाला, इस तरह से उन्होंने फिर बहुत सारे निकाले। अब जिसका जैसा बजट है वैसा ले लो। तो इस तरह से उन्होंने निकाली हैं चीज़ें। अब मेरे पास जो मॉडल है उसमें क्या है, वो एक बैंड भी दिया हुआ है, आप पूरा का पूरा उस बैंड से ही कंट्रोल कर सकते हो अपने स्पीकर को। उसमें सो मैनी फीचर्स हैं। हाँ, अब मैं इसको सोनी से कंपेयर करता हूँ, कहते हैं सोनी भी साउंड में बहुत अच्छा है, तो सोनी का भी मैं बहुत बड़ा लवर रहा हूँ एक टाइम तक, हेडफोन ये वो सारी चीज़ें। बट हाँ, उसके सामने नहीं टिकता। लेकिन फिर उससे ऊपर अगर आप देख लो एक बार, बॉस का एक्सपीरियंस कर लो, फिर कहोगे भाई सब बेकार है। तो सोनी तो स्टिल फर्स्ट प्रायोरिटी में, मैं तो सोचता हूँ इंडिया में वापस आ जाए वो फ़ोन की कंपनीज में, आईफोन छोड़ दूँ मैं सोनी ये फेल हुआ अपने डिज़ाइन के चक्कर में। उन्होंने एक्सपीरिया सीरीज चलाई थी अपनी, बड़ी स्लिम ट्रिम हुआ करती थी। लेकिन एक उनका जो शेल होता था ना, बॉडी शेल, वो होता था मेटल का। तो। सर डिस्प्ले उनका बहुत अच्छा होता बहुत है। अमेजिंग, क्योंकि सोनी और सैमसंग दो ही लोग स्क्रीन्स बनाती हैं, या फिर सोनी सबसे ज़्यादा फेमस है कैमरा के लेंसेज के लिए। तो हर एक की अपनी एक स्ट्रेंथ है। जैसे एप्पल अगर हम लोग चला रहे हैं, तो एप्पल का जो डिस्प्ले है वो सैमसंग बनाता है बेसिकली, ठीक है। आज भी वहीं से बन के आता है, चाहे सॉफ्टवेयर भी तो चाहे कितना ही क्लैश हो आपस में, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए जाने जाते हैं लोग। तो सैमसंग ने तो अगर आप देखोगे ना, फोल्ड का जो टेक्नोलॉजी था, जैसे 2030 तक कुछ बड़ी कंट्रीज़ के अंदर, जैसे जापान हो गया, चाइना हो गया, वहाँ पर ये है कि फिजिकल फॉर्म में फ़ोन होगा ही नहीं आने वाले टाइम में। आपके वेरेबल्स, जैसे कि आपने चश्मा पहना हुआ है, अल्टीमेटली सब देखते तो मतलब आंखों के थ्रू ही है, वो सब वहाँ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे ये सब क्यों कैरी करना अलग से इतना बड़ा चीज़ है, ठीक है। और कॉल रिसीव करने का सिस्टम तो आप देखोगे, जैसे लेंसकार्ट ने भी रिसेंटली टेक यूज़ किया, फोनिक। फोनिक में अगर आप देखोगे, इसको लिखो फोनिक लेंसकार्ट। तो ये इन्होंने एक सीरीज़ लॉन्च की थी, अच्छी है, बट इसमें और बेटर इन्हें करना पड़ेगा। ये इनकी एक सीरीज़ आती है फोनिक के नाम से। इसमें ये देख रहे हो पीछे काफ़ी ये थिकनेस ज़्यादा है, यहाँ पर बैटरी स्टोर है इसमें, इसी के अंदर चार्जेबल है आपका, इसमें ब्लूटूथ वगैरह सब कुछ है दिया हुआ, आप कॉल ले सकते हो। 4 इन्होंने स्पीकर्स इसमें ऐड किए हैं, कानों में कुछ नहीं लगाना। रेबन बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने इसको सारा कुछ दिया हुआ है, सीरी के साथ इन्होंने इसका सपोर्ट दिया हुआ है, नीचे यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है ये तो आप काफ़ी कुछ कर सकते हो। अब इनका नेक्स्ट लेवल ये हो सकता है कि भाई इसी की ग्लास में कुछ डिस्प्ले भी डाल दें, जैसे गूगल ने अपना बहुत पहले कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था और बहुत हिट रहा, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव था, बड़े बड़े लोग ही अफोर्ड कर पाते थे उसको। इस साइड की डिज़ाइन प्राडा वाले, और बाकी इन्होंने जो चीज़ कॉपी की है वो रेबन से कॉपी कर ली।
ये देखो गूगल के XR समथिंग करके उस लाइन्स आते थे, अगर नोट किया हो आपने। These are Google's XR glasses, and for any tech enthusiast, the kind of futuristic gadgets we've been waiting for. After trying them at Google I/O last week, I genuinely think that they might be the most wearable tech Google has shown in years. They're still a prototype, but they already feel different, and in this video, I'll explain why. This one's all about the glasses, not the headset, so if you want to see that one, I'll link it below. Now, quick heads up, Google invited us and covered travel. They didn't ask for anything in return. This video is all me, and if you don't know me, I'm Kaz, and I've been making dedicated XR content for about 8 years. Subscribe to join me. तो टेक कंपनियां लगी हुई हैं नई, गूगल के जैसे भी आप देखो ना, एक इनका एक फीचर वाला कॉन्सेप्ट कह सकते हो, मतलब कि जो अगर हम सुनोगे तो हम सुने तो लगेगा यार ये कैसे पॉसिबल है। तो गूगल इस वक्त काम कर रहा है पोर्टेबिलिटी के ऊपर, यानी कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पोर्ट कर दे, ठीक है। और अगर उसने ये काम कर दिखाया तो आप ये सोचो कि स्पेस ट्रैवलिंग जो है ना काफ़ी इजी हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट इन्होंने उठाया, एक बहुत फेमस सीरीज़ है स्टार ट्रैक, बहुत पुरानी सीरीज़ है। तो इसमें इन्होंने दिखाया था एक जगह से दूसरी जगह पर्सन्स को पोर्ट कैसे किया जाता है। बस उसको ट्रैक करो और आप उसको उठा सकते हो उस जगह से, और प्लैनेट टू प्लैनेट भी ये चीज़ पॉसिबल है। तो ये अभी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं इस तरह का, कि क्वांटम फिजिक्स के अंदर ब्रेक डाउन करके चीज़ों को दूसरी जगह जाके फिर से उसको बना देना। तो बहुत जल्दी शायद ये उस चीज़ को बना लेंगे सक्सेसफुल, लेकिन टीम पूरी लगी हुई है। ये गूगल का फीचर है बहुत एस्पेक्ट की, मतलब हमें ऐसा कुछ बनाना है। तो आप गूगल के अगर आप फ्यूचर प्रोजेक्ट अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिलेंगी चीज़ें इस तरह की। बैक टू टॉपिक। तो ऑप्टिमाइजेशन से हमारी बात चल रही थी कि जिसमें हमें मिनीफाइड कंप्रेस चीज़ों पर हमें काम करना है, ना कि हमें देखो सीधी सी बात है, हमें अपनी वेबसाइट से लोगों को इंटरेक्ट कराना है, ना कि हमने अपने कोड को किसी को सिखाना है। कोड हमने लिख दिया, उसको कंप्रेस करो। कंप्रेस करने के लिए जैसे मान लो कि आपके पास कोई वेबसाइट आती है और आपको दिख रहा है कि वो कंप्रेस नहीं है, हो सकता है जो डिज़ाइनर उसको कंप्रेस करना आता ही ना हो। तो इस तरह की कुछ साइट्स होती हैं जैसे CSS कंप्रेसर। यहाँ पर क्या होता है कि आप अपना कोई भी कोड डालो, ये उसको कंप्रेस कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पर ओपन फाइल लोकेशन MWF, अब यहाँ आप देखें ये कुछ कोड है लिखा हुआ, ठीक है। ध्यान रखना, एक SEO पर्सन का काम क्या होता है, एक मार्केटर का काम क्या होता है कि वेबसाइट ये चेक करना है कहीं स्टाइल, ये जिसको हम CSS बोलते हैं, वो पेज के अंदर तो नहीं है लिखा हुआ। अगर ये पेज के अंदर लिखा हुआ है तो अगेन आपका लोडिंग टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि ये कोड की लेंथ अगर आप देखो तो ये 100+ लाइन्स में है, दिखाई दे रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे, आपने इसको यहाँ डालना है और यहाँ से आप इसको बोलेंगे कंप्रेस। क्या बोलेंगे, हाईएस्ट नो रीडेबिलिटी स्मॉलेस्ट साइज। जैसे आप इसको कंप्रेस करेंगे, कितना लाइट हो गया हमारा कोड, 97.92, ठीक है। और ये इतना सा हो गया कोड। अब जब ये इस तरह से कंप्लीट हो जाता है, आप इसको किसी भी एक एक्सटर्नल फाइल में कन्वर्ट कर देंगे इसको इस तरह से, और फाइल का टाइप जो रहेगा वो .css रहेगा, जैसे मैंने लिखा style.css। इस तरह से आपने कोड को छोटा कर दिया। देखो ब्राउज़र नो मैटर लाइन की लेंथ कितनी है हॉरिजॉन्टली, ठीक है, वो उसको उतने टाइम में रीड करेगा जितने टाइम में वो इतना पार्ट रीड करेगा, समझ गए। तो इसलिए आप बड़ी से बड़ी वेबसाइट जब उठा के देखोगे जैसे कि गूगल, अब इसको देखने लगता है इसको बनाने में कितना ही कोड लगता है ना, बट अगर हम लोग Ctrl+U प्रेस करते हैं यहाँ पर, ठीक है, और मैं लाइन रैप को ऑफ कर देता तो आप देखोगे एंटायर कोड जो है वो हॉरिजॉन्टली जा रहा है। दिस इज कॉल्ड कंप्रेस्ड वर्जन। है ना। तो पेज की हाइट हमने नहीं बढ़ानी है,
हमने कोड को नो रैप में रखना है हॉरिजॉन्टली। ये मैं टेस्टिंग के लिए दिखाता हूँ सो दैट कि हमें ये पता रहे कि जब हम अपनी कोई वेबसाइट बना रहे हो वो कोड किस तरह से रेंडर कराना है। जितना बड़ा कोड हो उसको वर्टिकल ना रख के हॉरिजॉन्टल में ओवरफ्लो करा दो। फ्रंट एंड में तो प्रोसेस होकर अपना आप ही बन जाएगा, वह मतलब ही नहीं उस चीज़ से। तो ये सारी टेक्टिक्स होती हैं, इसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। जैसे इमेज, अब ये इस वेबसाइट में अगर हम लोग इमेज की बात करें, इसको डाउनलोड कर लेते हैं टेस्टिंग के लिए। ये हमने डाउनलोड किया। इसका साइज़ देखो कितना है, 400 KB। क्या ये और लाइट हो सकती है? तो ज़रूर ट्राई करो। तो जैसे कि एसईओ में इमेजेस बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, क्योंकि अगर इमेज आपकी हैवी होगी तो वेबसाइट का ऑटोमेटिकली लोडिंग टाइम क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आप क्या करें, जैसे फोटोशॉप का नाम सभी ने सुना है? ऑनलाइन कोई आया नहीं, बंद करो। इस चीज़ का नाम फोटोशॉप। Adobe Photoshop। हाँ, तो आप फोटोशॉप अगर आपके पास है वेल एंड गुड, नहीं तो एक साइट आती है फोटोपिया, आप इस पर आएंगे, लाइव फोटोशॉप आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी इमेज को डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जब आप इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करते हो तो वो वेब पी एक आपके ब्राउज़र एक्सटेंशन में डाउनलोड होती है कई बार। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन फाइल फॉर्मेट। यानी कि वेबसाइट में आज की मॉडर्न जो डिज़ाइनिंग हो रही है वो PNG JPG से नहीं होती, वो वेब पिक्चर से होती है। वेब पिक्चर को आपने यहाँ से जाना है। इसके बाद हम यहाँ पर इसकी क्वालिटी वगैरह को कंट्रोल करेंगे। जैसे अभी हम लोग क्वालिटी 100% लेके जाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, साइज़ 1.9 MB। ठीक है, अब आप क्वालिटी को कम करो। जैसे हमने बोला कि भाई हम 80% क्वालिटी के साथ जाना चाहते हैं। ठीक है, अब कितना हो गया, 205 KB। ठीक है, हमने 100% जूम यहाँ पर करके रखा हुआ है। आप 100 करके देखो, क्या इसमें कोई फ़र्क पड़ रहा है? नो। तो यानी कि ऑप्टिमाइजेशन हम लोग यहाँ पर काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। यानी कि जहाँ पहले 400 KB की मेरी इमेज थी, अब उसकी जस्ट हाफ हो गई है। आप थोड़ा बहुत और देख लो, जब तक इमेज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखो, इमेज की क्वालिटी में मुझे अभी तक कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा है। अब इमेज कितना हो गया, 150। देखो फ़र्क पड़ेगा अगर आप ज़्यादा नीचे जाओगे, तब आपको फ़र्क पड़ना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर। ये देख रहे हो? तो आप यहाँ से इसको बढ़ा के देखो कहाँ से फ़र्क पड़ना बंद हो जा रहा है। तो 50 के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसकी क्वालिटी में। 50 पर ये बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कर पा रहा है हमारी इमेज को। ये देखो, नो चेंज। तो हमारी इमेज अब आप देखो काफ़ी लाइट हुई। तो जब हम लोग कोई वेबसाइट में इमेज लगाते हैं तो बहुत सारे डिज़ाइनर्स क्या करते हैं, देखो वेबसाइट बनाना हर किसी को आता है, थोड़ा बहुत हम लोग सीख लेते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, कोड के ऑप्टिमाइजेशन में और इमेज के ऑप्टिमाइजेशन में। वैसे तो जब आप इस तरह के टूल्स यूज़ करते हो, लाइक वर्डप्रेस हो गया या फिर कुछ और हो गए, तो इनके अंदर ऑलरेडी प्लगइन्स आते हैं ऑप्टिमाइज, इमेजिफाई इस तरह का एक प्लगइन होता है जो ऑटोमेटिकली ये काम करता है। बट ज़रूरत नहीं ना कि हमेशा आपके पास वर्डप्रेस में बनी ही वेबसाइट होगी जब आप जॉब करेंगे। हो सकता है कहीं टेलर मेड हो, जैसे फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट में आप क्या चीज़ नोटिस करते हो, जब कस्टम डेवलप की हुई साइट्स होती हैं, देखो यहाँ पर इतनी जल्दबाजी में बनाया कि हेयर सिलेक्शन भी सही से नहीं निकाला। ओपन इमेज इन न्यू टैब, हमने यहाँ से इमेज को ओपन किया है। यहाँ पर देखो एक क्वेरी चली हुई है, Q = 80। Q मतलब क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी है। अगर हम इस इमेज को यहाँ से Q को चेंज कर दें, मैंने बोला 50, तो इस इमेज को अगर आप जूम करके यहाँ देखोगे ना, तो आपको इसकी क्वालिटी में फ़र्क पता चलेगा। और अगर मैं करता हूँ 100, तो देखो क्वालिटी फ़र्क पता चल रहा है हल्का सा। और थोड़ी सी कोई जूम इन फोटोग्राफ ले लोगे तो और अच्छे से पता चलेगा। जैसे इसको ट्राई कर सकते हैं, मैं यहाँ से 10 कर देता हूँ, तो देखो पता चल रहा है। और 100 कर देते तो क्वालिटी थोड़ा सा बेटर हो जाती है पहले से।
तो यहाँ पर डायनामिकली इस तरह से हैंडल किया जा रहा है चीज़ों को। तो ऑटोमेटिकली लाइव एक टूल चल रहा है जो इमेज को क्वालिटी को कम या ज़्यादा कर सकता है। तो फ्लिपकार्ट के अंदर सिस्टम क्या है, जैसे आप यूट्यूब देखते हो, यूट्यूब में अगर आप एक ऐसी जगह पर हो जहाँ पर नेट बहुत अच्छा है, स्पीड बहुत बढ़िया, सिग्नल ज़बरदस्त आ रहे हैं, आपका डिवाइस अगर फुल एचडी सपोर्ट करता है, फुल एचडी पर ही वीडियो स्टार्ट होगा, आपका स्पीड थोड़ा सा लेटेंसी कम होगा तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसको 720 पे लाएगा, अगर वहाँ पे नहीं चलेगा तो, लेकिन रुकने नहीं देगा। यही है फ्लिपकार्ट का भी टेक्नोलॉजी, यानी कि वो कहते हैं कि अगर वेबसाइट हैवी हो रही है किसी एंड यूज़र के लिए नेट की स्पीड से, तो वो ऑटोमेटिकली क्यू को ऑप्टिमाइज़ कर लेता है नेट के हिसाब से, ठीक है, कि कितनी क्वालिटी में हमने इमेज को रेंडर कराना है। तो कभी भी आप डायरेक्ट इमेज को मत लगाओ, उसको हमेशा वेब पिक्चर बनाओ। वेब पिक्चर रखने पर देखो क्या साइज़ आ रहा है। अगर आप गलत फॉर्मेट ले लेते हो, जैसे मैंने लिया PNG, कितना हो गया, JPEG, ठीक है, 1.2 MB। तो वेब पी क्यों यूज़ हो रहा है आज के डेट में मोस्ट ऑफ दी जगह पर, क्योंकि ये नेक्स्ट जनरेशन फाइल फॉर्मेट है। इवन ये वीडियो के लिए भी आता है, तो वहाँ P नहीं होगा, वहाँ M होगा। M बोले तो मीडिया, P बोले तो पिक्चर, यानी कि किसी भी तरह का पिक्चर हो ये काम करेगा। कभी-कभी अपन अगर आईफोन को एंड्रॉइड शेयर करते हैं और एंड्रॉइड उसको नहीं सपोर्ट करता है, हाँ। तो ऐसे ही फॉर्मेट में आती है पिक्चर्स। हाँ, वापस आते हैं। ब्लैक हैट मेक्स गुड of the loopholes in the search engine algorithm patterns to push a website in top search results, uses means which are totally against the search engine guidelines, and some techniques like link building through spam, forceful use of keywords and clocking and hidden text object। बहुत सारी वेबसाइट्स आप ऐसी देखते हो कि जब आप सर्च करते हो ना और पेज में कहीं भी क्लिक करते हो तो क्लिक करते 2-3 पॉपअप और खुल जाते हैं। नोटिस किया होगा, ठीक है, जब आप जैसे किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड या जैसे कोई हाल फिलहाल में पिक्चर आई है और आप उसको डाउनलोड करने का सर्च करोगे, दिखाएगा हर जगह की अवेलेबल है, लेकिन होगी कहीं से भी नहीं, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, इस टेक्निक से उस नेम के फेम को उठा के अपनी रैंक बढ़ाते हैं। तो ये होती प्रॉपर ब्लैक हैट। इस तरह की वेबसाइट ज़्यादा लंबे समय नहीं चलती। ग्रे हैट यूज सम ऑफ ब्लैक हैट SEO टेक्निक्स एंड डज नॉट फुली क्वालिफाई फॉर वाइट हैट SEO इधर। सो मोस्ट SEO एजेंसी प्रैक्टिस दिस अप्रोच, ठीक है। तो उतना ही लो जितने पे गूगल आपको बैन ना करे और आप यूज़ कर सकते हो। टाइप्स ऑफ SEO, ऑल्दो देयर आर नो established रूल्स टू डिसाइड करेक्ट एंड इनकरेक्ट SEO मेथड्स, वेबसाइट्स owners seeking SEO services should know the techniques being employed by the SEO agencies in their campaigns to know the transparency of such campaign। ऑप्टिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? ऑल सर्च इंजन्स एम्प्लॉय कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिदम पैटर्न्स टू डिसाइड द वेब पेजेस टू बी इंडेक्स्ड एंड द रैंक्स एंड डिस्प्लेड ऑर्डर। आप ये नहीं कर सकते भाई मैं किस ऑर्डर पे आऊँगा, आप कोशिश कर सकते हो नंबर 1 पर आने के लिए। एल्गोरिदम एंड सर्च इंजन जिसको भी आप यूज़ करते हैं वो डिसाइड करेगा कि आपको किस ऑर्डर में रखना है। आपके कीवर्ड कितने मीनिंगफुल हैं, क्योंकि आपको कीवर्ड ऐसे ढूंढने हैं जो सबसे ज़्यादा सर्चर सर्च कर रहे हो। उसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। आप पेड टूल का इस्तेमाल कर सकते हो, फ्री टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। गूगल का कीवर्ड प्लानर आता है जब लोग ऐड में जाते हैं, या फिर ट्रेंड्स आते हैं कि किन चीज़ों का ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है, तो आप उस ट्रेंड को पकड़ के भी ब्लॉग वगैरह लिख सकते हो। जैसे जो न्यूज़ बेस्ड वेबसाइट होती हैं, खासकर अपना ये जो जयपुर तक का टेरिटरी है, यहाँ पर अगर आप देखो वर्डप्रेस पर न्यूज़ लिखने वाले न जाने कितने लोग हैं, ठीक है। खुद से ही अपने आप इन्होंने अपना खुद का एक मीडिया बनाया हुआ है, चाहे कोई टेक पर लिख रहा है, कोई किसी चीज़ पर लिख रहा है, कोई पॉलिटिक्स पर लिख रहा है, कोई बॉलीवुड पर लिख रहा है। सबका अपना अपना इंटरेस्ट ऑफ फील्ड है और उसी के वो स्ट्रेंथ पकड़ के वो लोग चल रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे अगर हम लोग एक वेबसाइट ओपन कर लें, गूगल ट्रेंड्स, तो क्या ट्रेंड कर रहा है इस वक्त, हम यहाँ से पता लगा सकते हैं। इसके अंदर एक्सप्लोर व्हाट द वर्ल्ड इज सर्चिंग फॉर राइट नाउ, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे आप टर्की वर्सेस स्पेन यहाँ पर सर्च किया जा रहा है। तो हम यहाँ पर इंडिया में है, आपको जिस भी कंट्री से रिलेटेड काम करना है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए कोई बाउंड्री नहीं है। हम कोई प्रोडक्ट तो बेच नहीं रहे, हमें तो ऑनलाइन ही सब कुछ सेटअप करना है, हम किसी के लिए भी काम कर सकते हैं। बट इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, तो ट्रेंडिंग नाउ पर आएंगे। और ये देखो अभी 10 घंटे में, 18 घंटे में, 13 घंटे में सबसे ज़्यादा सर्चेस क्या कमिट हुई हैं। तो कुछ लोग जो कंटेंट को रैंक कराते हैं वो इस तरह से पकड़ कर रैंक कराते हैं चीज़ों को, ठीक है। अब
यहाँ से आप 24 घंटे का डेटा देख रहे हो, आप यहाँ से कैटेगरी को पकड़ सकते हो अब कि भाई ऑटोज़ एंड व्हीकल्स में क्या चल रहा है। भाई GST 2.0 आया, आप देखोगे सबसे ज़्यादा ऑटोमोटिव ब्लॉग्स बन रहे हैं। सब लोग शोरूम में जा के नए रेट्स निकाल के उसी चीज़ के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। भाई ये ले रहे थे तो अब ये इतनी की होगी, वो ले रहे थे तो वो उतनी की होगी। तो जो गाड़ियाँ कुछ सस्ती थी पहले, वो थोड़ी महंगी होंगी, और जो महंगी थी वो सस्ती होगी। उल्टा हो गया इस बार। जैसे अभी आप देखोगे ना तो ब्रेजा जैसी कार जो नॉर्मल उसमें आती थी, अब वो लग्जरी में काउंट हो रही है। ग्रैंड विटारा लग्जरी में काउंट हो रही है, तो उसके रेट बढ़ गए। पहले क्या था, टैक्स प्लस सेस दोनों होते थे, उन्होंने दोनों का मिक्स करके एक बना दिया कि जैसे जिस पे 28% GST था और 18% सेस था, उन्होंने बोला राउंड फिगर 40 कर दो, इस तरह से। तो कुछ के बढ़ गए हैं, कुछ के घट गए हैं, ठीक है। तो जो लेंथ होती है ना गाड़ी की, लेंथ होती है, हाइट होती है, कितने सब मीटर की है, व्हील बेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपका डिसाइड होता है लग्जरी वगैरह सारी चीज़ें। तो जैसे आप ऑटोज़ एंड व्हीकल्स में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे TVS अपाचे को सर्च किया गया है, 2000 से ज़्यादा सर्चेज आई हैं। M&M के किसी ने शेयर सर्च किए हैं, 1000 प्लस सर्चेज आई हैं इसके ऊपर, 500 प्लस सर्चेज हैं। हुंडई की वेन्यू न्यू GST रेट को लोगों ने सर्च किया है 9 घंटे पहले। इसी तरह से अगर आप जाओगे ब्यूटी एंड फैशन के अंदर, कोई सर्चेज कमिट नहीं हुई है। बिजनेस एंड फाइनेंस में अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें सर्च हुई हैं इसके अंदर, तो आपको यहाँ से काफ़ी अच्छा आइडिया मिल जाता है कि बेसिकली चल क्या रहा है। अब अगर हम लोग यहाँ से कुछ ढूंढना चाहें खुद से, तो आप यहाँ जाके आप लिख सकते हो कि भाई क्या चल रही हैं ट्रेंड्स। तो सर्च के टॉपिक जैसे आप देखोगे जो राइज हो रहे हैं आपके, जैसे एग्ज़ाम, स्लॉट मशीन का यहाँ पर 2025 टॉपिक, सट्टा किंग, ठीक है इस तरह की चीज़ें सर्च हो रही हैं। यहाँ आप देखोगे पिछले 12 महीने का, पिछले घंटे का, या फिर 2004 जब से ये फॉर्म हुआ है तब से लेकर टिल डेट तक का पूरा डेटा यहाँ से निकाल सकते हो। जैसे अगर हम लोग देखें डिजिटल मार्केटिंग, हमने यहाँ पर सर्च टर्म ऐड किया है, सॉरी मैंने एंटर नहीं किया, मैं कोर्स लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो आप देखोगे पिछले 12 महीने में ऑलमोस्ट लीनियर सा है, ऊपर नीचे मतलब चल रहा है अपना, है ना। सबसे ज़्यादा सर्चेस कहाँ से कमिट हो रही हैं, फिर उसके बाद केरला, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, इस तरह से। सबसे कम अगर कोई सर्च करे त्रिपुरा, मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड, इधर की तरफ, ठीक है। इस तरह की सर्चेज है। कुछ और हम लोग सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा अरीना एनिमेशन फॉर एग्जांपल। आप कंपेयर भी कर सकते हैं, जैसे कि मैक, माया अकेडमी ऑफ एडवांस सिनेमेटिक्स, हमने 2 चीज़ डाली इस तरह से। आप और भी कंपेयर कर सकते हो। तो आप यहाँ देखोगे ये मैक का चल रहा है, ठीक है, और ये अरीना का चल रहा है अपना, इस तरह से इंटरेस्ट ओवर टाइम, ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे जैसे गुजरात में क्या चल रहा है, 22% लोग जो है वो क्या सर्च कर रहे हैं, मैक को, और 78% लोग क्या सर्च कर, ये बिल्कुल रियल डेटा होता है आपका। मतलब जैसे आपको कोई बोले ना कि आप कोई सामान खरीदने जा रहे हो कि भाई ये अच्छा है, तो कैसे पता लगाएं अच्छा है क्या है, तो आप उसको ऐसे सर्च कर सकते हो। आपको इंटरेस्ट के हिसाब से, फीडबैक के हिसाब से यहाँ से एक डेटा जनरेट होता है। तो बड़े काम की चीज़ें ट्रेंड्स, जो आपको बताता है ट्रेंडिंग क्या है वर्ल्ड वाइड। आप हर चीज़ का यहाँ जाके पता लगा सकते। जैसे इंडिया में क्या चल रहा है, ये आपके जो सबसे टॉप सर्च है वो आपको दिखा देगा। आप यहाँ से ये पता लगा सकते हैं 2024 में क्या सबसे ज़्यादा सर्च हुआ, 2023 में क्या सर्च हुआ। तो ये क्यों ज़रूरत पड़ती है, जब स्ट्रेटजी आपको प्लान करने जाओगे तो आपको पता होना बड़ा ज़रूरी है कि हम जिस चीज़ के लिए काम करने जा रहे हैं पास्ट में उसका क्या फीडबैक रहा है बेसिकली। तो आप उसके लिए उतना ही बढ़िया, जैसे अगर मान लो आपको एक ऐसा प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये एक टीवी है, ठीक है, हाईसेंस, वैसे तो इसने काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन कर लिया। अब हाईसेंस को अगर आप प्रमोट करने जा रहे हो तो पहले आप पूरा पता लगा लो उसका पुराना चिट्ठा, ट्रेंड्स पता लग जाएगा आपको। उसके बाद फिर आपको लगता है भाई मुझे इसको अगर एकदम से हाइक दिलाना है, तो ऐसा टेक में मैं कौन से फेस को टारगेट कर सकता हूँ। अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर या कोई सेलिब्रिटी ढूंढ रहे हो, ठीक है, जिससे लोगों में एकदम से कॉन्फिडेंस आएगी भाई नहीं यार, कोई पर्सन है जो अगर इसको मार्केट कर रहा है, उसको प्रोडक्ट का एड शूट हो रहा है,
देखो एक्टर्स क्या होते हैं ना, हम लोग कहते हैं कि भाई वो किसी भी चीज़ को बेच देते हैं, ये बात सही है, लेकिन कुछ फेसेस ऐसे हैं जो गलत चीज़ को कभी प्रमोट नहीं करते। पहले उसकी पूरी रिसर्च करके कल को पता चला उसका तो फिर ट्रॉल हो जाए। जैसे एक अगर आप देखोगे, इसको हम ऑन रिकॉर्ड नहीं बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट को हम लोग डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं, सैरोगेसी एड्स। सैरोगेसी में क्या होता है कि एक्चुअल में मैं बेचना कुछ और चाह रहा हूँ। देखो आप बड़े बड़े ना लिकर्स ब्रांड को उठा लो, वो ब्रांड को डायरेक्ट नहीं बेच सकते उस प्रोडक्ट को, वो सोडा बना के बेचते हैं, ठीक है। अब लोगों के दिमाग में तो वैल्यू रिकॉल हो ही रही है ना तो सीधी सी बात है, वो सैरोगेटेड ऐड है। आप गवर्नमेंट भी उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकती और आपका काम भी हो गया, लीगल में भी आ गया। तो पैंडेमिक के टाइम में अगर आप देखोगे तो इन्फ्लुएंसर्स ने आपके जो जितने भी लिकर्स हैं इनको इतना फेमस बनाया सैरोगेसी ऐड कर करके, उसको सैरोगेट करो और बेचो। अगर आप देखो दिल्ली के अंदर एक टाइम ऐसा आता है कि अभी जैसे विंटर स्टार्ट हो जाएगी ना, तो आप देखना दिलबाग पूरी दिल्ली में छाया होगा, विमल पान मसाला पूरी दिल्ली में छाएगा। आप बिलीव नहीं करोगे, आपने नोटिस किया होगा 40% तो जो मूवी दिखा रहा है उसको मिलेगा, 60% का टैक्स होता है एंटरटेनमेंट जो बोले जाती है गवर्नमेंट उठा के उस टिकट के ऊपर से। जैसे 100 रुपये का कोई टिकट है तो 60 रुपये गवर्नमेंट के, उसमें 40 ही मिलेंगे आपको। ऐसे ही ये जितने भी लिकर्स हो गए, फ्यूल्स वाले हो गए, या जितने भी आपके ये बीड़ी सिगरेट गुटखा पान तम्बाकू हो गया, इनके ऊपर बहुत तगड़ा टैक्स होता है, जिससे गवर्नमेंट को सबसे तगड़ा रेवेन्यू आता है, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट इनको बंद नहीं करती। हाँ, लेकिन आपको वार्निंग जरूर लिख के दे देगी उसके ऊपर कि भाई अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें हाँ, अब आप ये देखो, पहले के टाइम में ये नेटवर्क सिर्फ बाहर से ऑपरेट हो रहा था, इंडिया में नहीं होता था ये। यहाँ जितने भी इस तरह की ये आपके लॉटरी बेस्ड गेम होते थे, फैंटेसी गेम जितने भी होते थे, ये सब कनाडा से ऑपरेट होते लोग यहीं के थे। टारगेट ऑडियंस उन्हें पता है यहाँ की है, भाई यहाँ के लोग क्या लालची हैं, भाई 100 रुपये लगाओ लाख रुपये जीतो तो बंदे कहेगा सोई तो लग रहा है, कोई बात नहीं, क्या तो जीत जाए, ठीक है। लेकिन विनर भी पहले से डिसाइडेड होता है किसको देने, ठीक है। या एक आध को वो दे देंगे, फिर उसके वो ऐसा वीडियो बाइट्स बना लेंगे, ठीक है, और उसके बाद कहेंगे भाई मैंने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया और मैं 1 करोड़ रुपये जीत गया, ये है वो, मैं तो सबको बोलूँगा अभी खेलो। अब आप किसी एक आम आदमी को सुनोगे कहते हुए तो क्या होगा, बंदे का दिमाग ट्रिगर होगा कितने लोग बर्बाद। फिर वहाँ भी बोले वार्निंग डालेंगे एक कि इसमें आपके वित्तीय जोखिम शामिल है करने वाले करेंगे। कनाडा एक बहुत बड़ा हब है, वहाँ लोग बैठ के इंडियन पूरी मार्केट को इस तरह की जो आपकी ये फैंटेसी मार्केट है उसको ऑपरेट करते हैं तो ट्रेंड पर हम लोग आएंगे जो प्रैक्टिकल करेंगे, काफ़ी काम की चीज़ है। यहाँ से आप ईयर वाइज सर्च, यहाँ से सारी चीज़ें निकाल पाओगे कि भाई ईयर इन सर्च 2024 में क्या से ज़्यादा चीज़ें सर्च हुई हैं। तो आप देखोगे अगर हम इंडिया की बात करें ओवरऑल, तो इंडियन प्रीमियर लीग, T20, वर्ल्ड कप, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, इलेक्शंस का रिजल्ट, ओलंपिक्स, मूवीज़ में बात करें तो स्त्री 2, कल की 22898 आपका ये जो इसका मूवी आई थी, ठीक है, 12th फेल काफ़ी फेमस हुई थी, लापता लेडीज़ काफ़ी फेमस हुई थी, शोज़ की अगर बात करोगे, ठीक है। इस तरह से आपके काफ़ी डेटाज हैं इनके पास, ठीक है, कि क्या सर्च में रहा सबसे ज़्यादा, तो इससे आपको काफ़ी आइडिया लग जाता है। इवन जो भी आप सर्च करते हो उसका भी डेटा होता है इनके पास। आप देखते हो जैसे आप कहीं जाते हो कुछ करते हो तो आपकी पूरी टाइमलाइन बनती है, ठीक है, और गूगल आपको महीने में जब आपका मंथ कंप्लीट होता है तो फर्स्ट वीक टाइमलाइन भेजता है, आपकी फीड, सारी चीज़ें। तो इस तरह से आप यहाँ पर सारा डेटा फाइंड कर सकते हो, कब कब क्या क्या सर्च में रहा। Through proper SEO techniques, web page can communicate to the search engine's algorithm, feeding the required details about the website. ऑप्टिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट में हम बात करते हैं पहले ऑन पेज SEO, मोस्ट अप्रोप्रिएट पेज टाइटल्स एंड डिस्क्रिप्शन। जब भी आप कोई वेबसाइट का पेज सेटअप करें उसमें अपनी ऑफरिंग्स, आपकी चाहे वो डिजिटल गुड्स है या फिर आपकी सर्विस सेक्टर के अंदर है, वो आपको ज़रूर बताना है। तो जैसे अगर आप यहाँ देखोगे फ्लिपकार्ट, तो वो क्या कहता है, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स फॉर मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर्स एंड ग्रॉसरी, और भी कुछ है लेकिन जो कि एल्गोरिथम की रीच से बाहर है। अब ये देखो, अगर इतना बड़ा अगर आपको टाइटल लिखते हो तो प्रॉब्लम क्या होता है ना, यहाँ समझो, हम इसको गूगल में लिखेंगे यहाँ पर flipkart.com।
ठीक है, तो यहाँ देखो फ्लिपकार्ट पर फ्लिपकार्ट खाली लिखा हुआ है। अगर कहीं पर मैं इसको लिख दूँ ओनली फ्लिपकार्ट इस तरह से, और इसका कोई एक और पेज अगर मुझे मिल जाए, अच्छा इन्होंने उसमें रिएक्ट में बना दिया ना पहला पेज, अमेजोन को सर्च कर लो, स्पॉन्सर, ये देखो अब क्या आ रहा है, यहाँ पर ट्रिपल डॉट दिखाई दे रहा है। जब हम लोग सर्च इंजन में सर्च करते हैं किसी सर्विस या प्रोडक्ट के लिए, और जो वेबसाइट आएगी सामने अगर वो पूरा नहीं दिखाई देगा ना, तो सही प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि आगे बहुत कुछ है जो पूरा खुलने के बाद ही पता चलेगा, और बहुत सारे लोग इसी चक्कर में क्लिक भी नहीं करते। बट अमेजोन फेमस है तो क्लिक हो जाएगा, आपको लोग इतना नहीं जानेंगे तो आप छूट जाओगे उस चक्कर में। तो यहाँ इसके टाइटल स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, ऑनलाइन शॉपिंग साइट इन इंडिया, लोकेशन बहुत मैटर करता है, पैन इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है, तो इन्होंने इंडिया को टारगेट किया। जैसे हमारी वेबसाइट पर अगर आप आओगे arenaanimationindia.com, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर सर्च करते हो ओनली, अगर हम लोग एक टैब ओपन कर लें अरीना एनिमेशन, ठीक है, तो ऑफिशियल साइट, उसके नीचे आएंगे यहाँ से, और फिर ये देखो तो ऑर्गेनिक में रैंक कर रहा है ऑटोमेटिकली, जबकि सिंगल पेज वेबसाइट है। लेकिन ये यहाँ तक क्यों पहुँचे, इसके पीछे के दो फैक्टर है। एक, इसका एडवर्टीजमेंट कभी बंद नहीं होता, ठीक है, एड इसका हमेशा लाइव मिलेगा। जब मैं प्रॉपर इसमें कोई कोर्स वगैरह डालूंगा तो उस केस में आपको देखने के लिए मिलेगा। ये ऑफिशियल साइट है। तो कोशिश करिए कि जब आप कोई टाइटल वगैरह लिखें तो उसमें आपकी ऑफरिंग क्या है, ठीक है। जैसे हमने एक टाइटल आपको दिखा था, बेस्ट एनिमेशन इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, तो दिल्ली लोकेशन हो गया, एनिमेशन मेरा अप्रोच हो गया, अपने आप को मैं बेस्ट बता, जनरली लोग टॉप या बेस्ट इस तरह से सब चीज़ कमिट करते हैं उसके अंदर। वेल स्ट्रक्चर्ड यूआरएल, अब इसको ज़रा समझो, जैसे एक साइट है वेब टाइकून्स, मैं इसको ओपन करता हूँ रेफरेंस के लिए। देखो जो वेबसाइट का पहला पेज होता है उस पर सिर्फ डोमेन का नेम आता है रिटर्न, उस पर कभी पेज का नेम नहीं आएगा। टाइटल एक अलग चीज़ है, नेम नहीं आएगा। अब नेम कैसे मिलता है, या तो मैं किसी लिंक पर क्लिक करूं। अब यहाँ देखो कंटेंट, मैंने यहाँ पर क्लिक किया वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन दिल्ली, तो देखो डोमेन के आगे पेज का नेम लिखा रहा है, ठीक है। यूआरएल क्या, वेल स्ट्रक्चर है, कीवर्ड रिच है, कोई अगर इंटरनेट पे ढूंढेगा तो ये लिखे वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन दिल्ली हो सकता है। तो क्या है कि इस तरह से आपने अपना यूआरएल बनाना होता है, ना कि वन वर्ड। आप फ्रेज में लिखो हमेशा अपने पेज का, लेकिन बहुत लंबा भी नहीं, शॉर्ट, जितना सर्च किया जाए। अब जैसे इसमें आप यहाँ नोटिस करोगे, कोई अगर इंटरनेट पे सर्च करेगा तो क्या लिख सकता है, बेस्ट वेबसाइट डेवलपर, बेस्ट वेबसाइट डिज़ाइनर्स, ग्राफिक डिज़ाइनर्स, एसईओ एक्सपर्ट्स, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स। अब देखो ये टेक्स्ट भी लिखा है और ये टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। अब इसको हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, क्या है ये, बोल्ड है। अब यहाँ पर एसईओ में ना बोल्ड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक तो होता है कंट्रोल बी वाला बोल्ड, ठीक है, जो हम करते हैं, ये बोल्ड नहीं है। अगर आपको लगता है मुझे बोल्ड करना है बट एल्गोरिदम में मुझे उसको नहीं बताना, तो बी HTML में चलता है, बी फॉर बोल्ड। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूंगा तो ये बोल्ड बी नहीं है, स्ट्रॉन्ग है। कोड में आके देखो क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग। जूम करते हैं, और यहाँ से इंस्पेक्ट कर देते हैं इसको, ये देखिए पता चल रहा है। तो स्ट्रॉन्ग यानी कि इम्पोर्टेंट टेक्स्ट, ठीक है। अगर आप स्ट्रॉन्ग में कोई टेक्स्ट लिख दोगे और आपका पेज गूगल में इंडेक्स है, तो जब सर्च कमिट होगी तो आपका पेज लिफ्ट होगा उस केस में। और अगर मैंने ये बोल्ड नहीं किया होता तो गूगल ये समझता है कि भाई आप इस पैराग्राफ में जो भी लिखा उसमें से कीवर्ड को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते हो, तो वो यहाँ से कुछ भी नहीं करेगा आपके लिए। तो खाली टेक्स्ट लिखना काफ़ी नहीं है, वेल स्ट्रक्चर टेक्स्ट लिखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ देखोगे तो ये 1 2 3 4 पैराग्राफ में लिखा गया। एक में भी तो लिख सकते थे, बट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जितना बड़ा पैराग्राफ होगा उतना ज़्यादा आपका जो रैंक होने के चांसेस घट जाएंगे। देखो सीधी सी बात है, मैं आपके एक बहुत बड़े टॉपिक के बुलेट पॉइंट बना देता हूँ,
है ना। तो आप उन बुलेट पॉइंट्स में से अगर 10 पढ़ोगे तो कुछ तो स्टोर होंगे। अगर मैं उसको पूरे पैराग्राफ बनाता हूँ, साइकोलॉजिकल क्या मेरे को सिग्नल जाता है, अरे यार इतना कौन पढ़ेगा, समझ गए, चैट देखता है सिग्नल का जैसे आता है सीधी सी बात है। वेबसाइट। तो यहाँ पर पहले कंपनी का जो आगे अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन, उसी के अंदर फिर किस चीज़ में हमारा एक्सपर्टीज़ है, क्या कर रहे हैं हम लोग, सब कुछ आ गया। अब जहाँ तक भी देखना चाहे यूज़र देख सकता है। इसमें हमारा ये जो पहला पार्ट जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हो, इसमें एक लिंक भी है, ये भी एक स्ट्रेटेजी है। दिस इज कॉल्ड इंटरनल लिंकिंग। यानी कि मैं जब कंटेंट पढ़ रहा हूँ तो मुझे इस चीज़ का भी ये ध्यान रखना है कि मुझे यूज़र को दूसरे पेज तक कैसे रिडायरेक्ट कराना है। जैसे हिंदी में अगर हम लोग कोई देखते हैं कोई न्यूज़ की वेबसाइट्स, तो वहाँ पर लिखा रहता है इसे भी पढ़ें, तो अधिक जानकारी, ठीक है। या फिर इंग्लिश में अगर देखोगे तो रीड ऑल्सो दिस, आपको वहाँ लिखा होगा। जैसे अगर मैं कोई फेमस न्यूज़ उठा लूँ, जैसे आजकल ट्रम्प काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं, टैरिफ पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं, बैन करते जा रहे हैं इंडिया के लिए भी। वो अब इंडिया के टेक सेक्टर को वो कह रहे हैं कि क्योंकि इंडिया का जितना भी टेक का काम होता है आईटी का, वो यूएस यूके के लिए होता है, वो कहते हैं हम उस पर ही बैन लगा रहे हैं क्योंकि कहीं से कंट्रोल में आ नहीं रहा। अब उन्होंने बोला कि भाई रशिया जो है वो क्या कहते हैं यूक्रेन को तेल बेच नहीं सकता है, वॉर हुई है ना, तो कोई बात नहीं, इंडिया ने अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली उसके अंदर। इंडिया पहुंचा कि भाई इंडिया के रशिया से भी अच्छे वो हैं ताल्लुकात, यूक्रेन से भी अच्छे हैं, तो उन्होंने विजिट किया वहाँ जाके, ऑयल ख़रीदा अपने नाम पर इंडिया के, और इंडिया ने फिर ऑयल भेज दिया यूक्रेन को तो उसका भी रिक्वायरमेंट हो गया पूरा, मेरा भी ट्रेड हो गया, कुछ बीच का कमीशन मिल गया और काम भी हो गया। अमेरिका कहता है कि भाई क्योंकि सबसे बड़ा जो ऑयल अगर जो एक्सपोर्ट करता है वो रशिया ही है। तो इनका अलग ही गेम चल रहा है। चलो यहाँ से कोई ऐसी न्यूज़ पकड़ते हैं जिसमें कुछ हमें ऐसा कुछ इंटरकनेक्टिविटी मिल जाए। खैर तो सुपर फास्ट वाला हो गया, यहाँ पकड़ते हैं कुछ तो ये एक टॉपिक यहाँ लिखा हुआ है, देखो यहाँ आ गया, यह भी पढ़े। तो ये क्या है, अब एक बंदा इस तरह की न्यूज़ पढ़ रहा है तो उसका ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट डेवलप, भाई ऐसा ऐसा कब कब हुआ था, ठीक है, वो यहाँ देख पाएगा। और पढ़ें और नीचे चलते हैं इसके अंदर, तो देखो कुछ कीवर्ड भी है यहाँ पर जो इंटरनल लिंक का काम कर रहे हैं। आप क्लिक करो तो कुलगांव का खुल जाएगा, जम्मू कश्मीर का न्यूज़ इसमें ओपन हो जाएगा। इसके बाद क्या लिखा है ये भी पढ़ें। जब बंदा एंड में पहुँचा तो उसको किसी और न्यूज़ में उलझा दूँ, ठीक है। तो इससे क्या रहेगा, वो आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा। अब गूगल यही चीज़ देखता है कि आपका एंड यूज़र कितना टाइम स्पेंड कर रहा है आपके ऊपर, ठीक है। देखो ई कॉमर्स के केस में अलग सिस्टम है, आप कितना जल्दी यूज़र को निकाल सकते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा यूज़र रहेगा उतना ज़्यादा वेबसाइट यानी कि सर्वर के ऊपर लोड रहेगा। न्यूज़ के केस में क्या होता है या अदर केस में क्या होता है कि यूज़र को जितनी देर आप होल्ड रखोगे। देखो ई कॉमर्स साइट्स में और इसमें क्या डिफरेंस होता है, इनकी जो रोजी रोटी चल रही है जैसे आज तक है, ये वेबसाइट कैसे चल रही है, एडवर्टीजमेंट, ठीक है, जो कि मैंने पॉज किया, मैं इसको यहाँ से एक्टिव कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी हम मिल जाते सब उस पर, क्रोम पे जाओगे, नहीं क्रोम के एडॉन्स आते हैं ना, ये क्रोम वेब स्टोर पे जाओ और यहाँ से आपको पता होना चाहिए मुझे क्या डालना है, सर्च करो, यूज़ करो, हर चीज़ का आता है, सब मिल जाता है। एक्सटेंशन बहुत सोच समझ के डालना चाहिए, क्योंकि कई बार एक्सटेंशन आपके ब्राउज़र को बहुत हैवी भी कर देते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करो, जैसे आप एक मोबाइल में ऐप डालते हो अनऑथराइज तरीके से, ठीक है, एक होता है कि जो ऑथराइज जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। जैसे बीच में क्या था ना, कुछ इस तरह के एप्लीकेशंस आए थे जिन्होंने OTT कंटेंट फ्री में दिखाना स्टार्ट किया था। जैसे थॉप टीवी काफ़ी फेमस हुआ था, पिकासो काफ़ी फेमस है, अभी भी चल रहा है, क्योंकि अभी तक उसका ये नहीं पता चल रहा कि चल कहाँ से रहा है, लेकिन वो चाइना से ऑपरेट हो रहा है। थॉप टीवी बॉम्बे से ऑपरेट होता था, ठीक है, तो वो वहाँ से पकड़ा गया बंदा, तो उसी दिन सारा शट डाउन करा दिया उसका सिस्टम। इसका तो बाद में है, मतलब इसका तो अभी भी चल रहा है कि आप मूवीज देख सकते हैं। हाँ स्पॉटिफाई का आया था, OTT स्टार्ट हुए थे, हाँ तो स्पॉटिफाई वालों ने किया कि जितने भी मतलब इंटरनेट पे लिंक्स हैं स्पॉटिफाई को, उनके जेन्युइन छोड़ के सबको डिस्कनेक्ट कर दिया। अच्छा सबको, इवन मैं यूज़ कर रहा था साल 2 साल से फ्री में स्पॉटिफाई, अच्छा, वो सब बंद हो गया, अब है ही नहीं स्पॉटिफाई का। हाँ
हाँ जैसे इसमें एक आता था, इन्होंने एक ऐप आई थी बीच में ब्लैक होल के नाम से, नहीं है लेकिन अब वो काम नहीं करती। जो उसमें है आपने सेव कर लिया वो तो चल रहा होगा, नया नहीं चला पाओगे आप कुछ भी सर्च करके उसको। और उसके लिए ज़रा डाउनलोड करने के लिए इंस्टाग्राम रील्स डाउनलोड करने के लिए मैंने चलाया, वो तो नहीं है। तो ब्लैक होल करके ऐप आती थी, उसमें यूट्यूब तक का भी चल जाता था कंटेंट, प्रीमियम कंटेंट फ्री में चल जाता था। इसके लिए तो आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब रेंज डाउनलोड करिए। हाँ वो भी आता था माइक्रोड्रॉइड एक ऐप है, उसको डाउनलोड करना है। लेकिन वो कहीं ना आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, डिवाइस वेरी करता है यूट्यूब वेंस। वो मैंने ट्राई किया था बहुत पहले। मैं एक्चुअली 2 फ़ोन रखता हूँ इस तरह की चीज़ों के लिए। मैं कभी एक फ़ोन में दोनों काम नहीं करता, क्योंकि सब बड़े खतरनाक ऐप होते हैं इस तरह के, क्या ले जा रहे हैं कुछ नहीं पता। तो यहाँ से आप देख सकते हैं चीज़ें। अभी देखो हमने यहाँ पर इसको पेज को लोड कराया, तो आप यहाँ देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में आपके कुछ ऐड हैं। अब देखो एक ऐड होता है कि पेज के साथ स्क्रॉल हो जाता है, ये फिक्स है। जब आप फिक्स ऐड मांगते हो ना, तो यानी कि इसका बहुत अच्छा खासा अमाउंट पे किया जा रहा होगा एडवर्टाइज़र के थ्रू, है ना। यहाँ पर आप देखो गवर्नमेंट का अपना ऐड आ रहा है, तो ये हो सकता है गवर्नमेंट के लिए फ्री भी चल रहा हो, ठीक है, अपनी बातचीत है, क्योंकि काफ़ी फेमस टर्म चल रहा है ना, तो उस चक्कर में नहीं गई है तो क्या दिक्कत है? हाँ पैसे दे नादिम मालिक करवा रहे हैं सब कुछ। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, तो इस तरह का, तो इसमें आपको काफ़ी फीड मिल जाएगी। ये होम पेज का सबसे ज़्यादा होता है। अब जैसे ये वाला अगर ऐड हट के थोड़ा सा बड़ा ऐड आएगा यहाँ पर, एक दिन का 30-35 लाख रुपए चार्ज कर लेते हैं लोग, इतना मोटा अमाउंट लेता है आज तक, क्योंकि पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है। कई बार पर डे का मार देते हैं। जैसे आप कुछ बहुत बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च होने जा रहा है, जैसे आईफोन हो गया, कैश कर लेंगे उससे, क्योंकि 1-2 दिन का ही होता है ना सारा का सारा क्रेज़ इस चक्कर में। हाँ, जैसे अभी द ललन टॉप जो चैनल है, इन्हीं का ही है, किसका? इनका ही है, इंडिया टीवी वालों, इसका आज तक का ये रहा ना, देखो ललन। हाँ ये, नहीं सर, अरे लिखा सामने तुम्हारे, जहाँ मेरा माउस रखा है यार, कैसे बातें कर रहे हो। ललन टॉप उसका है जो यूट्यूब पे है। अरे ये रहा भाई ललन टॉप, ये आज तक का ही है ललन टॉप, तुम्हें पता नहीं है। सौरभ दुबे इसी का ही है। हाँ सौरभ द्विवेदी इन्हीं का ही है। हाँ, वो इसलिए हर बार ये कहते हैं हमारे सूत्र आज तक के हिसाब से। एक्चुअली इसकी पूरी कहानी बताता हूँ पकड़ नहीं पाया बस। इनकी कहानी बताता हूँ एक्चुअली, इसलिए खेलते नॉर्मल है सर। हाँ इनका मैं तरीका बताता हूँ। अभी क्या है ना, ये बड़े इस बंदे ने इनको अप्रोच किया था बहुत पहले, ठीक है। तो आज तक ने इस सेगमेंट के लिए मना कर दिया, ललन टॉप के लिए, क्योंकि इसका न्यूज़ दिखाने का सुनाने का तरीका बड़ा अलग है, और लोग न्यूज़ को फन वे में बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर लेते हैं। इन्होंने बोला भाई हम ऐसा कोई फंडिंग वंडिंग नहीं करने वाले, कुछ यूनिक आइडिया था आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि न्यूज़ आज तक बड़ा एकदम प्रोफेशनल तरीके से एकदम सूट टाई वाई पहन के, तो क्या नहीं यार मेरे को कुछ और करना है। तो इसने यहाँ से रिज़ाइन मारा, गया अपना सेटअप किया ललन टॉप, और काम चालू हो गया, पॉपुलैरिटी आनी स्टार्ट हुई। मुझे लगा भाई से तो खतरा हो रहा है, फिर इन्होंने इसको टेक ओवर कर लिया। जैसे सुभांकर मिश्रा ने किया है, न्यूज़ रूम पे उसका। तो ये ललन टॉप आप देखो ना, आज तक, बांग्ला, GN TV, इंडिया टुडे, सब इन्हीं का ही है, एक में आता है। यूपी बिहार वाले जीने नहीं देंगे इन लोगों को। अरे सबसे बड़ा सोर्स ही वही है न्यूज़ का। अगर आपको न्यूज़ सब देखो, एरिया मैटर करता है ना, जैसे यूपी है, काफ़ी बड़ा एरिया है कॉन्टिनेंट ना, तो बहुत ज़्यादा जो न्यूज़ है ना वो वहीं से ही आती है। अब इन्होंने बड़े बड़े अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट किए यहाँ पर। अगर आप देखो इंटरफेस बड़ा सिंपल सा है इनका, तो यहाँ पर तेजस्वी यादव। इन्होंने एक फीचर बंद कर दिया है। नहीं तो न्यूज़ में इन्होंने ना वो लगा दिया था एक, क्या बोलते हैं, नरेटर। आप अपना काम करते हो, न्यूज़ अपना बोलता रहेगा। स्ट्रिंगर्स जितने भी इन्होंने हायर किए, सारे यंग यूथ एकदम, वो अपने घर से अपना वीडियो वाइट बना के अपना अपलोड कर देते हैं, अपना काम चल रहा है, खर्चा कम है, ठीक है। अच्छे तरीके से। और आज की डेट में आप देखो बड़े बड़े इंटरव्यूज़ जो है यहाँ हो रहे हैं इनके पास, बड़े तगड़े तगड़े। या तो लोग उसके पास भाग जा रहे हैं, कि समय रहने के साथ फेमस हुआ था, या तो फिर यहाँ पे आ रहे हैं। तो ललन टॉप इन्हीं के अंडर में ही है। बट सर फिर ये पार्टी के साथ कैसे खेल रहे हैं? लाइक कांग्रेस के खिलाफ भी बोल रहे हैं, भाजपा के खिलाफ भी बोल रहे हैं। यार देखो- न्यूट्रल कैसे चल रहे हैं ये लोग? देखो क्या होता है ना, जब आपके बहुत सारे विंग्स होते हैं ना, इनके पास आज की डेट में बहुत सारी वो हो गए पार्ट्स, एक पर्टिकुलर उसके लिए, एक पर्टिकुलर उसके लिए प्ले कर रहा है। देखो एक होता है कि अनबायस्ड मीडिया, जो दोनों को अच्छा भी बोलता है, दोनों को क्रिटिसाइज भी करता है, तो दिखाते तो ठीक है। नहीं हैं, अंदाज नहीं है अपने आप को। हर मीडिया यही दिखाता है, बट एक्चुअल में डार्क साइड तो कुछ और ही होते हैं।
ठीक है, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो होते ही हैं। ठीक है भाई, देखो आज के में जो रूलिंग पार्टी होगी तो डंडा तो उसी की मजबूत होगा ना। तो कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें रातों रात रोल डाउन करा दी जाती है, भाई हटाओ सब, रोल बैक करो, ये क्या बना दिया तुमने, हटाना ही पड़ेगा तुम्हें। मैं खुद 2003-4 के अगर मैं आसपास की बात करूँ तो मैं NDTV ग्रेटर क्लास में कर चुका हूँ, तो वहाँ होता था, शूट हो गया चेंज, रवीश कुमार ने इसीलिए तो छोड़ दिया कि तो ऐसा होता था वहाँ पर। तो 2 पार्ट समझ में आए। पेज का टाइटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिस्क्रिप्शन जो होता है, जब हम कोई भी वेबसाइट सर्च करेंगे गूगल में, हमने आज तक लिखा, आप देख रहे हैं ये पार्ट, ये जो यहाँ देखें शॉर्ट वीडियोस है ना, इस तरह से। अब इसके यहाँ URL के नीचे डिस्प्ले होने के 2 फैक्टर हो सकते हैं, या तो ये वेबसाइट में से आपका कंटेंट उठा रहा है, या फिर इसको फीड किया गया है पीछे। जैसे जो डेमो साइट हमने बना के लाइव की थी टेस्टिंग के लिए, हम इसकी बात करेंगे। तो यहाँ देखोगे जूम करके, तो एक मेटा होता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में, कीवर्ड रिच है, सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हैं। अब मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ, तो यहाँ देखो कुछ लिखा आ रहा है इस तरह से, इसका डिस्क्रिप्शन। इसको मैं अगर कॉपी करता हूँ और कोड में यहाँ मैच करता हूँ, तो कहाँ दिखाई दे रहा है, हमारे हेड सेक्शन में, मेटा के अंदर। अब मेटा में 2 मेटा अवेलेबल हैं, एक है डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन, एक है OG। OG बोले तो ओपन ग्राफ। ओपन ग्राफ का काम क्या होता है कि जब आप अपने पेज को शेयर करते हो, जैसे हमने आज तक का URL कॉपी किया, मैं तो सिर्फ URL लिया ना। अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, देखो हमारा ये 9 to 10:30 DM, यस, ये हमारा ग्रुप है। मैं यहाँ पर इस URL को आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो आपने क्या देखा, मैंने तो सिर्फ वेबसाइट का नेम लिखा था ना, लेकिन यहाँ पर लोगो भी आ रहा है, यहाँ पर हिंदी न्यूज़ इन इंग्लिश, इन हिंदी दोनों में, हिंदी समाचार इन हिंदी इंग्लिश, इस तरह से कुछ लिखा आ रहा है। ये मैटर कैसे आता है, यही है ओपन ग्राफ। तो कई बार SEO एक्सपर्ट्स बड़ा काम कर लेते हैं, लेकिन कार्ड शेयर नहीं हो पा रहा है। तो इसके पीछे का टेक्निक क्या है, ओपन ग्राफ आपने इंटीग्रेट किया है या नहीं किया है। अब ओपन ग्राफ जो है वो 2 तरह से काम करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप यहाँ देखोगे, ये वाला तो हो गया नॉर्मल, जो गूगल वगैरह के लिए काम कर रहा है। ये हो गया जब हम लोग अपना शेयर करते हैं। ये फेसबुक पर जब आप अगर अपना कोई URL पोस्ट करने जाओगे, तो ऑटोमेटिकली लोगो बन जाएगा वेबसाइट का, और ऑटोमेटिकली उसके बारे में लिखा हुआ भी आ जाएगा। अगर मैं आज तक की कोई न्यूज़ भी उठाता हूँ ना, अगर आप नोटिस करना, ये न्यूज़ है, मैंने URL को कॉपी किया और मैं आपके ग्रुप में आके इसको ट्राई करता हूँ, फ़ोटो आ गई न्यूज़ की ऑटोमेटिक, और ये अपना आप इसका जो डिस्क्रिप्शन टाइटल है वो भी आ गया। यही होता है ओपन ग्राफ। यानी कि अगर हम यहाँ ध्यान से देखें इस पेज के अंदर, तो देखो पेज का टाइटल यही लिखा हुआ है टाइटल के अंदर, लेकिन डायरेक्ट टाइटल है। इसके बाद मेटा के टाइटल अलग लिखे होंगे। तो मैं इसको लाइन ड्रैप करूँगा तो यहाँ दिखेगा आपको, सर्च करेंगे मेटा, नेम के अंदर डाला हुआ है क्या, नेम इक्वल टू मेटा नेम, नेम में डिस्क्रिप्शन, न्यूज़ अंडरस्कोर कीवर्ड, टाइटल डाला है, इधर आपको मेटा ट्विटर टाइटल। एक मिनट देना। हाँ आकाश, ऑन कर देते हैं। ओपन ग्राफ ट्विटर पर काम नहीं करता है। ओपन ग्राफ आपका व्हाट्सएप पर काम कर जाएगा, ओपन ग्राफ आपका फेसबुक पर काम कर जाएगा, लेकिन ट्विटर के लिए आपको ट्विटर कार्ड अलग से लगाना पड़ेगा। तो जैसे ये जो हमारा टाइटल है, मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, सिर्फ इतने पार्ट को कॉपी, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं इसको। तो देखो
ओपन ग्राफ में लिखा है ओजी टाइटल। तो देखो ये हो गया बाकी अदर सोशल मीडिया के लिए, और ट्विटर के लिए आपका अलग से काम करेगा। तो ट्विटर के लिए ट्विटर कार्ड चलता है। अब ये आप बना भी सकते हो और जनरेट भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ आओगे, जनरेटर, स्मॉल एसी टूल हमने शायद जिक्र किया था इस वेबसाइट का लास्ट क्लास में भी, उससे पहले भी। इसके अंदर भी ये मिल जाएगा, या फिर आपको कुछ और मिल जाएंगे। वहाँ जाकर आप अपना ओपन ग्राफ जो है वो बना सकते हो। देखो मेटाडेक्स का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना मेटाडेक्स लिखिए, अपना बन के आ जाएंगे। देखो यहाँ से UTF-8 व्यू पोर्ट जिसमें नहीं है तो वहाँ पर आप डाल सकते हो। इंडेक्स फॉलो, रोबोट्स का जो हमारा एल्गोरिदम है, हम उसको क्या बोला है, पेज को इंडेक्स करो और फॉलो भी करो। फॉलो का मतलब क्या होता है कि पेज को टाइम टू टाइम आके रीचेक करना, कि हो सकता है मेरे पेज में ओवर द टाइम मैंने कुछ अपडेशन किया, मॉडिफिकेशन किया, तो वो इंडेक्स कर लिया जाए। एक तो ये तरीका होता है। इसके बाद आप देखोगे नीचे ट्विटर कार्ड का भी ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर जाके आप अपने ट्विटर के लिए पूरा बना के आ सकते हो। इसमें क्या क्या डाल सकते हैं, जैसे ये ज़रूरी नहीं कि हम लोग आईपैड वगैरह सब कुछ डालें, ठीक है। तो ये ऐप के केस में, अगर आप मोबाइल ऐप वगैरह बना रहे हो, फिर क्या है प्लेयर, अगर कहीं पर कोई कंटेंट वगैरह अगर आपका है तो उस केस में आप इस तरह से बना सकते हो। वीडियो वगैरह भी तो होती है ना ऑनलाइन जो आप देखते हो, जैसे नेटफ्लिक्स, ठीक है, OTT वगैरह की जो, तो उनकी वेब ऐप अलग आती है, मोबाइल ऐप से अलग आती है। तो वेब ऐप का अगर कंट्रोल यू करोगे तो आपको दिखाई देगा पीछे इस तरह से। नॉर्मल साइट के लिए आपको ट्विटर कार्ड, ट्विटर टाइटल, एक ट्विटर इमेज वो और डालना चाहिए। देखो यहीं पर देखो इसी वेब कोड टूल्स के अंदर robot.txt भी दिया हुआ है, जो कि मैंने आपको स्मॉल एस वाले में दिखाया था। यहाँ पर यूज़र एजेंट में अगर स्टार लिखा है, यानी कि जितने भी तरह के बॉट्स एल्गोरिदम्स अवेलेबल हैं आज की डेट में, हमें नहीं पता कितने हैं, जितने भी हैं सबके लिए मोस्ट वेलकम है। अलाउ के अंदर आप हमेशा अपना डालते हो साइट मैप। डिस अलाउ में वो डालोगे जो आप नहीं चाहते गूगल इंडेक्स करे। क्या हो सकता है, जैसे कि मान लो आपको कोई लॉगिन का पेज है, तो लॉगिन तो यूज़र तब करेगा ना जब वो मेरी वेबसाइट पर आके मेरे कंटेंट पे इंटरेस्टेड होगा, है ना। तो आप ऐसी चीज़ को क्या करते हो, डिस अलाउ में पास कर देते हो। जैसे शायद हमने देखा था या नहीं, हम इंडियन एक्सप्रेस का एग्जांपल लेंगे और इसका robot.txt चेक करेंगे। किसी भी वेबसाइट के रूट पर हम किसी फोल्डर में नहीं होते, स्लैश लगा कर जो आप लिखते हो दैट इज अ रूट, यानी कि जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है प्रोजेक्ट। robots.txt। तो देखो डिसअलाउ में क्या लिखा है कि भी कोई भी पर्सन जो है वो WP एडमिन तक ना पहुँच पाए, क्योंकि जब पेज इंडेक्स होंगे तो WP एडमिन भी इंडेक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर तो हमने किसी को वेलकम किया ही नहीं कि जो साइट ओनर है या जो उनकी जो न्यूज़ लिख रहे हैं सिर्फ वही लोग लॉगिन कर सकते हैं। एंड यूज़र का तो कोई काम नहीं है, तो उसको कहाँ पास कर दिया, डिसअलाउ के अंदर। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उसको छोड़ के सब क्या है, अलाउड है। फिर अलाउ में स्पेशली और क्या था है, admin.ajax। फिर कुछ इनके टेस्ट हैं, वो सब इन्होंने एक एक करके सारी डायरेक्टरी बता दी कि भाई ये सब चीज़ें लिस्ट ना की जाएँ। इमेजेस, टेलीविज़न, यहाँ से सारी चीज़ें इस तरह की सब मना की हुई हैं। इनमें से कुछ भी इंडेक्स नहीं करना, ठीक है। और ये फिर आपके हैं यहाँ से साइट मैप। साइट मैप ज़रूर लिखना चाहिए, क्योंकि अगर आपके robot.txt के अंदर साइट मैप है तो आपका साइट मैप इंडेक्स होने में भी आसानी होगी और एल्गोरिदम को बहुत इजीली पता चल जाएगा कि मुझे क्या इंडेक्स करना है। अब जैसे अगर नहीं लगाओगे तो वेबसाइट स्कैन की जाएगी, और अगर लगा होगा तो देखो मैं इतने पार्ट को ओपन करके दिखाता हूँ, सारी न्यूज़ इसके अंदर पड़ी होंगी, समझ गए। तो गूगल में जब आप सर्च करते हो ना किसी न्यूज़ को, तो कैसे पता चलता है 16 मिनट पहले, 1 घंटे पहले। तो डायनामिक वेबसाइट का साइट मैप ऑटोमेटिकली बनता है, स्टैटिक साइट का में बनाना पड़ता है। तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दोबारा से देखो, हम आज तक जैसी साइट पर आते हैं या ANI जैसी वेबसाइट पर आ जाते हैं। आज तक पे मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आज तक न्यूज़ को सोर्स करता है। मतलब हो सकता है आप बहुत अच्छा न्यूज़ लिखते हो, आपसे न्यूज़ ले लिया, आप बहुत अच्छा न्यूज़ लिखते हो, आपसे ले लिया, ठीक है। लेकिन ANI और PTI, पैन इंडिया, दो एक ऐसी कंपनी है जो न्यूज़ सेल करती है, उनसे बड़ा न्यूज़ का सोर्स कोई नहीं है।
तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कहीं पर कुछ लोगो दिखे ना दिखे, लेकिन राइट टॉप पर आपको ANI लिखा जरूर मिल जाता है ज़्यादातर केसेस में। अब हम यहाँ से एक न्यूज़ पकड़ेंगे इस तरह से। अब ये देखो न्यूज़ 10:08 पर लाइव आई है ना। हमने यहाँ से इसको कॉपी किया, नोटपैड पर आएंगे, पेस्ट करेंगे और मैंने ये टाइटल कॉपी किया। देखो इस पूरे टाइटल में कहीं पर भी ANI का कोई जिक्र नहीं है। हम इसको यहाँ ला के पेस्ट करेंगे। न्यूज़ एक्स 9 मिनट पहले उन्होंने इसको डाला है, द हिंदू इन्होंने लाइव किया, टाइम्स ऑफ इंडिया, NDTV, यहाँ से सबका दिखाई दे रहा है। ANI का यहाँ पहले पेज पर कहीं नहीं है, दूसरे पेज पर चलते हैं। तो इस न्यूज़ की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है जिसको भी इंडेक्स नहीं किया। कोई दूसरा न्यूज़ उठा लो, फिर से होम पेज पर जाओ, कोई रैंडम पकड़ो, जैसे उड़ीसा पुलिस वाला, कॉपी करेंगे इसको, कॉपी और गूगल में सर्च कर लो। ऐसे क्या लिखा रहा है ANI न्यूज़। अभी टाइम हो रहा है 10:24, 1 घंटे पहले ये न्यूज़ लाइव हुई है, अप्रॉक्स 9:22 है ना। तो इस तरह से गूगल क्या करता है, आपका डेटा लिफ्ट करता है। न्यूज़ के केस में क्या आता है, गूगल का एक सेगमेंट आता है गूगल न्यूज़, ठीक है। आपको अपनी वेबसाइट का कंटेंट गूगल न्यूज़ में भी पुश करना होता है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ अगर इसके रूट पर आते हैं और चेक करेंगे रोबोट्स के अंदर, तो देखो क्या लिखा है, गूगल न्यूज़ sitemap.xml और एक साइट मैप अलग से बना हुआ है अपना। तो एक ये नॉर्मल साइट मैप है जो इस वेबसाइट के लिए है, एक है सिर्फ और सिर्फ गूगल में इन्फॉर्म करने के लिए। तो गूगल इमीडिएट बेसिस पर आपकी न्यूज़ को इंडेक्स कर देता है वहाँ पर। ये भी नया फीचर अनलॉक हुआ है 2 दिन पहले ही, जहाँ पर भी आपकी न्यूज़ आएंगी वो रिलायबल, जो गूगल से ऑथराइज होंगी, सही डेटा होगा, वहाँ पर आपको इस तरह का ये देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ जाके बता दो भी मुझे न्यूज़ कहाँ से देखना है। मल्टीपल आप ऐड करके आ सकते हो उसके अंदर, जैसे मुझे आज तक की न्यूज़ पसंद है, ANI की पसंद है, PTI की पसंद है, ऐड कर दो, आपको वो ही डेटा देखने के लिए मिलेगा, अलग से हाईलाइट होगी। फीड वगैरह में वाकई वही आएगा। यूजर फ्रेंडली नेविगेशन विद प्रॉपर ब्रेड क्रम्स एंड यूजर साइट मैप। यूजर फ्रेंडली नेविगेशन से हमारा मतलब क्या होता है कि भाई अगर हम लोग अगेन ANI को पकड़ते हैं, यहाँ नेशनल लिखा है, तो क्या न्यूज़ आप देखना चाह रहे हो, नेशनल में जनरल न्यूज़, पॉलिटिक्स या फीचर, या फिर एंटरटेनमेंट है तो उसमें ब्रेक डाउन कर दिया बॉलीवुड, हॉलीवुड, म्यूजिक या आउट ऑफ द बॉक्स। बिजनेस में जाओगे तो इन्होंने कोई ड्रॉप डाउन, या स्पोर्ट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में, हेल्थ, वर्ल्ड में जाओगे तो किस कॉन्टिनेंट का देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका नेविगेशन, जो कि क्लियर होना चाहिए, क्लटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यूज़र को बहुत इजीली चीज़ें अवेलेबल हो जाए। इसके बाद ब्रेड क्रम को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ब्रेड क्रम क्या होता है कि जब आप किसी पर्टिकुलर पेज पर जाते हो, यहाँ पर ये हमें नहीं मिलेगा देखने के लिए, लेकिन इस तरह की वेबसाइट्स जैसे कि वेब टाइकून्स का एक डेमो ले लेते हैं छोटा सा। अब मान लीजिए मैं यहाँ से ई-कॉमर्स सॉल्यूशन पर आता हूँ, तो देख रहे हैं ये ऊपर क्या लिखा, होम सर्विसेज के अंदर हम लोग कहाँ पर है, ई-कॉमर्स सॉल्यूशन। एसईओ में ब्रेड क्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप फ्लिपकार्ट का डेमो लोगे, कोई भी एक प्रोडक्ट पकड़ लो, क्या दिखाई दे रहा है, होम, क्लोथिंग, टॉप वियर, टी-शर्ट्स एंड मैन टी-शर्ट्स। अगर ये होगा स्ट्रक्चर आपका बहुत क्लियर, तो काफ़ी आसान हो जाता है एल्गोरिदम को अंडरस्टैंड करना कि कौन सा पेज कहाँ है आपका, ठीक है। तो ये ज़रूर से लगाना चाहिए। और इसका ना उसमें क्या कहते हैं, वर्डप्रेस में टूल आते हैं, ठीक है। जैसे आप कैटेगरी वगैरह कोई पोस्ट वगैरह बनाओगे तो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। स्टैटिक साइट के अंदर आपको ये डालना पड़ता है। जैसे मान लो कोई आप कस्टम प्रोजेक्ट बनवा रहे हो, तो देखो इसका नेम ही ब्रेड क्रम होता है, दिखाई दे रहा है।
और ब्रेड क्रम्ब इसी तरह के होते हैं, या फिर आप ऐसा भी बना सकते हो, आइकन लगा सकते हो, इस तरह से भी बना सकते हो, तो स्टाइल कुछ भी हो सकता है। बट ब्रेड क्रम्ब में ध्यान रखना हमेशा पेरेंट कैटेगरी ही क्लिकेबल होती है, करंट क्लिकेबल नहीं होता कभी भी, इसका भी हमें खास ध्यान रखना होता है। ऑप्टिमाइज्ड इंटरनल लिंक, तो जैसे मैंने आपको वेब उसमें दिखाया था वेब टाइकून्स के अंदर, उसमें ग्रीन कलर से लिंक अवेलेबल था ये। तो ये देखो ऑप्टिमाइज क्यों बोले, वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन दिल्ली, अपने आप में एक फ्रेज है, कीवर्ड रिच है, और उसी पर एक पेज भी जो है वो अवेलेबल है सेम नाम से, फिर इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट, वेल फॉर्मेटेड टेक्स्ट, यूज ऑफ H1 H2 बोल्ड HTML टैग एटसेट्रा। बोल्ड अभी हमने डिस्कस किया, विजुअली वो बोल्ड है बट टेक्निकली वो स्ट्रांग है, यानी कि इंपॉर्टेंट टेक्स्ट। H1 H2, जब भी कोई वेबसाइट बनेगा तो उसमें हेडिंग का जो सबसे बड़ा साइज होता है दैट इज H1, उससे जो छोटा होगा वो होगा H2, इस तरह से 6 तक जाते हैं। 1 और 2 और 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन 4, 5, 6 आप कितनी बार भी चला सकते हो। 1 को सिर्फ और सिर्फ एक बार यूज़ करना है। अगर आपने 1 की डुप्लीकेसी कर दी, एल्गोरिदम को आपने कंफ्यूज कर दिया, कि जैसे एक मूवी देखी होगी आपने इडियट्स, तो मशीन की उससे डेफिनेशन पूछी जाती है, आमिर खान से वो समझा देता है, तो टीचर क्या कहता है, कहना क्या चाहते हो, ठीक है, तो उसने बहुत सिंपल तरीके से जिप के थ्रू समझाया था उस चीज़ को, भाई जिप आपने अप किया, बंद हो गया, नीचे क्या खुल गया, मशीन है एक तरह से, और मशीन से आप किसी भी तरह का काम ले सकते हो। वैसे ही H1 वेबसाइट में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपको लगता है, एक पेज की बात करें, एंटायर की नहीं, ओनली एक पेज की, जो पहला पेज है, या अगर दूसरा की पेज पर आओगे तो दूसरे पेज में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है वो आप H1 में डालोगे। ये नहीं कि मुझे हेडिंग कोई लिखना है तो मैंने इसलिए लिख दिया उसको, नहीं, वो कीवर्ड रिच होना, यानी कि मेन फोकस कीवर्ड क्या है वो H1 होगा। फिर उसके बाद जो आपको लगता है लीस्ट इंपॉर्टेंट है वो H2, उससे लीस्ट कौन सा है वो H3। इस तरह से आप ऑर्डर में लगाते हो डेटा को। ये इसको एक और कहानी से समझो कि भाई आपने सुना होगा एक स्टोरी की, भी एक पर्सन था जो पानी में डूब रहा था, ठीक है। जब आपके साथ कोई इस तरह की मिसहैपनिंग होती है, मुसीबत होती है, तो आप किसको याद करते हो? ऊपर वाले को, जो आस पड़ोस में कोई नहीं होगा, है ना। तो उस पर्सन ने डूबते वक्त क्या किया, सारे देवी देवताओं को याद कर लिया, और बहुत बड़ा भक्त था भाई, सब ज़बरदस्त पूजा पाठ करता था, लेकिन वो मर गया। जब मरने के बाद वो स्वर्ग में पहुंचा तो उसने पूछा, भगवान मैंने आपकी पूरी जीवन में इतनी सेवा की, लेकिन आप मुझे बचाने नहीं आए बुरे वक्त में। कहता मैं कैसे आता, तूने पहले ब्रह्मा को याद कर लिया, मैं ब्रह्मा बन गया, तूने विष्णु को याद कर लिया, मैं वो बन गया, तो मैं रोल ही बदलते रह गया, तब तक तो डूब गया। तो वैसे सेम वेबसाइट के अंदर कि जो आप पहले पेज से कहना चाहते हो वो स्पष्ट होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक ही चीज़ को तीन, मतलब H1 में ही आप अलग अलग चीज़ें बता रहे हो, पेज कंफ्यूज हो जाएगा, एल्गोरिदम कंफ्यूज होगा, और आपको वो डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप उस पेज से लेना चाह रहे हो। इसी तरह से H2 जो आप सब हेडिंग्स वगैरह के लिए यूज़ करते हो, हेडिंग सब हेडिंग, ठीक है, तो वो 2 में जाएगा। अगर हम इसको कोड के टर्म में समझें, ये ऐसे लिखा जाता है, दिस इज माई फर्स्ट हेडिंग, या हेडिंग टाइप मैं लिख देता हूँ 1 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6, और इसको हम लोग सेव कर देंगे डेस्कटॉप पर, heading.html, और यहाँ पर सर्च कर लेंगे, ये आ गया बना, समझ में आया। तो देखो 1 सबसे लार्जेस्ट होता है, 6 स्मॉलेस्ट होता है। कौन सा बैच है? अंदर अंदर। ठीक है, तो हेडिंग का समझ में आया। तो जो जितना लार्जर होगा, क्लियर होगा, उसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है।
तो इस ऑर्डर को भूलना मत, क्योंकि इंटरव्यू क्वेश्चन भी और एसईओ में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप डुप्लीकेसी करोगे, जैसे एक साइट है एसईओ ऑप्टिमर, ये 1 या 2 चेक आपको एक दिन में फ्री देता है, जहाँ पर आप ऑडिट कर सकते हो किसी भी वेबसाइट को बहुत ईजिली। अगर आप किसी वेबसाइट के अंदर कोई डुप्लीकेसी देखोगे तो ये आपको इमीडिएटली बता देगा। और बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जो इसको यूज़ करती हैं, जैसे डेलॉयट काफ़ी फेमस कंपनी है, शॉपिफाई जिस पर हम लोग ई-कॉमर्स वगैरह का काम करते हैं। चलो यहाँ से मैं एक एग्जांपल के लिए कुछ उठा लेता हूँ, अरीना हाइफन मल्टीमीडिया या अरीना एनिमेशन। और अगर आप डुप्लीकेसी करो तो ब्लैक हैट भी होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप डुप्लीकेसी कर रहे हो, एक ही पेज के सारे कीवर्ड आप दिखाना चाह रहे हो, तो ये आपका ब्लैक हैट में कंसिडर होता है। चलिए ऑडिट मारते हैं इसका, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो एक तो तरीका होता है कि भाई हम लोगों के पास कोई टूल नहीं है, तो आप कोड को पढ़ सकते हो, भाई हम देखो कोडिंग जानते हैं, हम लोग ये काम कर सकते हैं। और तुम्हें कोडिंग सीखोगे फिर ये करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। सो बेटर इसकी टूल्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब आप कंपनी में काम करोगे तो वहाँ पर उन्हें क्या चाहिए कि एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, तो पैसा तभी तो बनेगा। पता चला एक बंदा मेरा एक ही चीज़ पे लगा पड़ा है तो काम कैसे चलेगा, है ना। तो जैसे मान लो आपने कोई कंपनी ज्वाइन किया, तो आपके पास कम से कम अगर एसईओ पर्सन हो 10-10 अकाउंट होंगे, है ना, जिनको आपने रैंक करवाना होता है। तो यहाँ देखो उसको क्या रैंक मिला, C+, B- ऑन पेज एसईओ गड़बड़ है, यानी कि वेबसाइट के अंदर। लिंक को मिला D, यूजेबिलिटी बहुत अच्छी है, यानी कि वेबसाइट बड़ी लाइट है, फटाफट से खुल जाएगी, सारे काम हो जाएंगे। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। सोशल मीडिया को F मिला है। अब देख लो आपकी वेबसाइट को 5 चीज़ों में रैंक किया जाता है, ऑन पेज, लिंक, यूजेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड सोशल। यूजेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस पे हम लोग अपने इस पेंटागन में इसको बोलते हैं रडार मैप, ठीक है। रडार मैप में हम लोग एज तक पहुंच रहे हैं, लेकिन सोशल में हम 0 हैं। ऐसा क्यों है? इट मीन्स कि इस वेबसाइट में सोशल मीडिया को इंटीग्रेट ही नहीं किया गया है, जिसके नंबर कट गए। अगर आपने इंटीग्रेट किया होता तो आपकी रैंक बढ़ जाएगी, ठीक है। पहला प्रॉब्लम है, पता चला। दूसरा, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है लिंक्स। अब एसईओ के केस में देखा जाए, एसईओ कहता है इंटरनल लिंकिंग होना चाहिए, बट ये क्या है, लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज में मैंने क्या समझाया, जिस पर ऐड चलता है उस पेज से कुछ और नहीं खुलना चाहिए कभी भी, नहीं तो यूज़र बाहर निकल जाएगा पेज से। और जो आपका टारगेट था कि भाई यूज़र मुझे एक लीड जनरेट करके जाए, तो वो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। यानी कि आपके क्लिक के पैसे भी चले गए और मेरा कन्वर्जन भी नहीं हुआ वहाँ से कुछ। दैट्स वाई तो ये पर्पजली हमने वहाँ पर क्या करा हुआ है, लिंक्स को नहीं डाला हुआ है। हाँ, इंटरकनेक्टिविटी की, जैसे कोर्स क्लिक हो, कोर्स में आ गए, स्टूडेंट पे क्लिक करोगे स्टूडेंट में आ जाएंगे। कोर्स में आप यहाँ देखोगे तो ये सारी चीज़ें अपनी लिखी हुई हैं इसके अंदर, इस तरह से। आगे चलते हैं। और क्या है, ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ मार्क्स की कट गए हमारे, क्लिक करेंगे यहाँ पर। टाइटल टैग, अगर आप टाइटल जो पेज का लिख रहे हो, अगर ये बहुत छोटा है, क्या है, 2 वर्ड का है, ये भी गलत है। और अगर आप बहुत बड़ा लिख देते हो 60 कैरेक्टर से, तो भी गलत है। तो ये फ्रेज होना चाहिए, फ्रेज नहीं बन रहा, ठीक है, जिस चीज़ की वजह से आपको यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग मिल रही है। क्या लिखा रहा है, यू हैव अ टाइटल टैग बट आइडियली इट शुड बी बिटवीन 50 and 60 कैरेक्टर्स इन लेंथ इंक्लूडिंग स्पेसिस, जहाँ पर आपको मार्क्स काट दिए गए। फिर क्या है, यहाँ पर मेटा टैग, यानी कि इस वेबसाइट के अंदर मेटा टैग में डिस्क्रिप्शन ही नहीं है। अगर हम लोग यहाँ से इसको देखें तो इसमें डिस्क्रिप्शन ही नहीं है। अब अगर डिस्क्रिप्शन नहीं है, इसके मार्क्स जरूर कटेंगे, लेकिन डिस्क्रिप्शन आता ज़रूर है। आपकी वेबसाइट के में पहला जो पैराग्राफ होगा कहीं पर लिखा हुआ, वो फिर डिस्क्रिप्शन बन जाएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इस चीज़ को, ये मैटर आपको दिखाई देगा। तो आपने क्या करना, अगर डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा है तो फर्स्ट पैराग्राफ इतना अमेजिंग होना चाहिए कि जो रैंक में आ जाए ऑटोमेटिकली। अभी देखेंगे इसको, आगे बढ़ते हैं। SERP स्निप्ट्स प्रीव्यू, यानी कि जब सर्च इंजन में आपका ये रिजल्ट आएगा तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, जो कि सही नहीं है क्योंकि डिस्क्रिप्शन नहीं है नीचे। HREF लैंग्वेज डला हुआ है। H1 हेडर टैग यूज़, क्या दिखाई दे रहा है, क्रॉस, बोल रहा है कि भाई हेडिंग का गलत इस्तेमाल हुआ है। एक ही पेज में आप H1 को कहते हो एनिमेशन, VFX, गेमिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइन,
उसी में कह रहे हो कोर्सेज, ग्राफिक डिज़ाइन, सारे कीवर्ड डाल दिए ना उसी के अंदर, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि भाई लैंडिंग पेज है। तो ये ब्लैक हैट है टेक्निक। बट अगर ये वेबसाइट है तो गलत है, लैंडिंग पेज है तो ब्लैक हैट मिक्स करके काम चल रहा है। बट एसईओ टूल इसको गलत बता रहा है। अगर आपने H1 को वन टाइम ही लिखा, देखो यहाँ पे लिखा है योर पेज हैज़ मोर देन वन H1 टैग, इट इज़ जनरली रिकमेंडेड टू ओनली यूज़ वन H1 टैग ऑन अ पेज। ठीक है, तो इसका आपने ध्यान रखना है। H2 से लेके H6 इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 4 बार यूज़ हुआ है H2, लेकिन कोशिश करो H2 को भी एक ही बार इस्तेमाल करने का, लेकिन 1 के ऊपर मार्क्स कटते हैं। 2, 3, 4, 5, 6 पे कोई दिक्कत नहीं आती आपको। हाँ, जो मेरा एक्सपर्टीज़ है H1, H2, H3 वन टाइम यूज़ करो तो आपको ज़्यादा अच्छा माइलेज मिलेगा, क्लियरिटी होगी ना। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये H1 को हम लोग जो हमने अभी समझा कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट के लिए यूज़ हो रहा है, तुम्हारे अकॉर्डिंग सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको ऑर्डर बना दो ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अलग अलग टैग में डाल दो। तो जब हम लोग क्या पढ़ते हैं, तुम बूटस्ट्रैप पढ़ रही हो ना जैसे, तो बूटस्ट्रैप में क्या होता है, पैराग्राफ की क्लास है, पैराग्राफ में हम लोग H1, H2, H3, H4, H5, H6 लिख सकते हैं क्लास। तो इससे क्या होगा, एंड यूज़र को बड़ा भी दिखाई देगा और मैंने एल्गोरिथम के रूल्स को भी ब्रेक नहीं किया। ये तरीका डिस्प्ले तब लगाते हैं जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको दिखाना है, बिल्कुल H1 से भी डबल साइज में, तब डिस्प्ले। जब डिस्प्ले लगता है तो बोल्ड नहीं करते, क्योंकि जब इतना बड़ा हो गया तो बोल्ड क्यों करना है फिर उसको। हाँ, टाइम ओवर हो गया तो ठीक है। हाँ, आज यही ओवर करते हैं आज का, क्योंकि मुझे भी देखना है, जरा एक बच्चा है वो पता